नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। कल हमने देखा था कि वन शॉट लेक्चर हमने देखा है मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टेट बोर्ड के लिए। हमने 3 चैप्टर कल कंप्लीट किए हैं। तो उसमें से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे 3 चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया है। बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस आया है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हमने डिस्कस किया है। सो टुडे उसका आगे का पार्ट जो 3 चैप्टर हमारे बाकी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है और फाइनेंशियल प्लानिंग। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू फिनिश दिस 3 चैप्टर इन 1.5 आवर। ओके, सो अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करेंगे कि कंसेप्ट्स क्या है और कंसेप्ट्स को आगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन पेपर में। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यहाँ पर हम डिस्कस आज करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स से, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जनरली वेटेज ज़्यादा है, चैप्टर बड़ा है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले देखो। स्टैटिस्टिक मतलब होता क्या है? स्टैटिस्टिक डेटा होता है, एक डेटा के ऊपर हम ऑपरेट करते हैं। तो देयर डेटा के लिए मेजरमेंट करने के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर देयर। ओके, सो उसमें सेंट्रल टेंडेंसी में होता है मीन होता है, मोड होता है, मीन मोड एंड मीडियन। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इसको हम बोलते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो जो डेटा पे होता है वो क्या क्या डेटा जो गिवन डेटा होता है उसको हमको फाइंड आउट करना होता है कि वो क्या है चीज़। हम 1 बाय 1 देखेंगे इसको। तो पहले हमको क्या क्या करना है, इस चैप्टर में हमको मीन पढ़ना है, मोड मीडियन पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो इसमें पढ़ना है कि आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ये जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ग्राफ के थ्रू करना है। तो उसके लिए एक सेकंड पार्ट इसमें जो आता है वो आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और तीसरा आपको इसमें करना है कि पाई चार्ट है। तो बहुत सिंपल यहाँ पर होते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन में ग्राफ आता है तो उसके मार्क्स आपको लूज नहीं करना है। इसी प्रकार से इसी चैप्टर में हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसके ऊपर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। बहुत बार पूछते हैं कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द गिवन whatever the data is given that we have to draw the frequency polygon। so उसके लिए क्या क्या करना है 1 by 1 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी और पाई चार्ट है। डेटा जो आपको डेटा गिवन देते हैं, और वही अगर हम अलजेब्रिकली कैलकुलेट करेंगे तो मीन, मोड एंड मीडियन डेटा का हमको कैलकुलेट करना है। तो 1 by 1 देखते हैं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय what is understanding of the mean। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो हम प्रॉपरली एक वे में अरेंज करते हैं। उसको जैसे लास्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा होता है, एक ग्रुप डेटा होता है, एक अनग्रुप्ड डेटा होता है। जो ग्रुप्ड डेटा होता है वो ग्रुप डेटा को आप ग्रुपिंग्स में लेते हैं। जैसे कि सपोज आप में क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और एक सब्जेक्ट में एक एग्ज़ाम हो गया, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में इतने लोगों को इतने मार्क्स मिले। मतलब ऐसे लोग हैं 0 to 10, एक क्लास हमने किया बच्चों का, तो उस क्लास को हमको इतना मार्क्स मिले हैं। 0 to 10 मार्क्स मिलने वाले बच्चे सपोज फॉर एग्जांपल 20 से 30 है, तो क्लास एक ग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा में कोई भी एक सीक्वेंस नहीं होता है, जैसे कि आपको खाली ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं और ऑब्जर्वेशन में से आपको करना होता है। तो इस चैप्टर में हमको ग्रुप डेटा के ऊपर ही फोकस करना है। ग्रुप डेटा क्या होता है और ग्रुप डेटा के ऊपर ही हमको मीन, मीडियन एंड मोड ये सभी चीज़ें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मीन क्या है, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीन का मतलब होता है कि जनरली एवरेज है। फॉर एग्जांपल सपोज विराट कोहली ने 10 मैचेस खेले तो 10 मैचेस में उसने कितने रन्स बनाए हैं, तो इसका एवरेज कितना होता है। जनरली हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में आपको पता है कि वहाँ पर एक लिख के आता है, जब बैट्समैन कोई
खेलने के लिए ग्राउंड पे आता है तो उसके टीवी पे डिस्प्ले होता है कि वो बैट्समैन ने इतने मैचेस खेले, इतने मैचेस में इतने रन बनाए हैं और उसका एवरेज कितना है। जैसे कि विराट कोहली का 52 या 51 पॉइंट समथिंग एवरेज है, मतलब जितने भी सपोज उसने 300 मैच खेले तो 300 मैचेस में उसका एवरेज स्कोर कितना है, 50 है, 51 है, जो भी है एवरेज रन वो कितना बनाता है हर एक मैच में, 51 बनाता है। तो मीन को ही एवरेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप खुद का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आपको एक साल हम 4 एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो 4 एग्जाम में आपको कितने मार्क्स मिले। ओके, सो हम क्या करेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल स्कोर कितना किया हर एक एग्जाम में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है जो अनग्रुप डेटा के लिए होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या ऊपर के नंबर का सम जो होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे उसमें। तो हम बोलते हैं कि मैथ्स में हमको एवरेज इतना 50 मिला है, 50 मिला है, 51 मिला है, 52, दैट्स इट, दैट्स सिंपल। बट इन दिस केस मीन आपको क्या करना है कि मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पर ग्रुप डेटा होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा क्या होता है, जैसे कि क्लासेस होते हैं, ग्रुपिंग्स किया जाता है तो उसको ग्रुपिंग्स को हम क्लासेस बोलते हैं। जैसे कि 0 to 10 है, ये आपका एक क्लास है, ठीक, एक क्लास दिया है 20 to 30 है, सॉरी यहाँ पर 10 to 20 दिया है। फॉर एग्जांपल मैं क्लास ले रहा हूँ, ग्रुप में क्या होता है कि एक ग्रुप दिया होता है, जैसे कि सपोज ये मार्क है 0 to 10 मार्क्स कितने लोगों को मिले, जो कितने लोग हैं इसको हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। सो 0 to 10 मार्क्स सपोज 5 बच्चों को मिला है, 10 to 20 बच्चों को मिला है, तो ऐसा फ्रीक्वेंसी है, क्लास और फ्रीक्वेंसी तो प्रॉपर लिखते हैं। देखो ग्रुप डेटा में क्या होता है, ग्रुपिंग्स होता है और जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम क्लास बोलते हैं। तो एक ग्रुपिंग के लिए क्लास क्या है, ये सपोज आपका क्लास है। सम मैथ्स के लिए मैथ्स एक एग्ज़ाम हुआ है और हमको देखने के एवरेज मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, तो एक क्लास हो गया। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों को उतने मार्क मिले, ठीक है। तो क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद क्लास मार्क का एक कंसेप्ट होता है, ओके क्लास होता है, क्लास का उसके बाद फ्रीक्वेंसी। सपोज 0 to 10 स्टूडेंट्स जो है उनको आपको 5 मार्क्स मिले, 5 लोगों को इतना 0 to 10 के बीच में मार्क्स मिला है। उसके बाद आपको क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क को हम एक्सआई बोलते हैं। यहाँ पर ये आपके एक्सआई है, ये आपके एफआईज है, एफआई फ्रीक्वेंसी मतलब एफआई होता है, और यहाँ पर एफआई एक्सआई इसका कॉलम बनता है लास्ट में। तो यहाँ पर क्लासेस दिया है 0 to 10 है, फ्रीक्वेंसी 5 है, क्लास मार्क दिया है और एफआई एक्सआई दिया है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि डेटा क्या दिया है और उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं मीन कैलकुलेशन के लिए। पहला मेथड आपके पास है डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो आपके पास है, सेकेंड मेथड आपके है अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा आपके पास मेथड है कि स्टेप डेविएशन मेथड है। थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों में कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से, आपको डेटा किस प्रकार का दिया है, ठीक है। अगर एक क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और क्लास मार्क आपको दिया है, क्लास मार्क आपको फाइंड आउट करना होता है। क्लास और फ्रीक्वेंसी इसके वैल्यूज़ अगर कम होते हैं, कम रहता है वैल्यूज़, मतलब जो फ्रीक्वेंसी अगर नॉर्मल नंबर है और क्लासेस भी क्लास का क्लास मार्क निकल के छोटा नंबर आता है। फॉर एग्जांपल क्लास मार्क इसका क्या होता है, क्लास मार्क क्या होगा इसका, जनरली 0 to 10 है तो 5 ही आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इन दिस वे आपको क्या होता है कि चेक करना है कि होता क्या है कि क्लास मार्क कैसे निकालना है। क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला आपके पास है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्लास मार्क का फॉर्मूला है क्लास मार्क निकालने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड आपको कब यूज़ करना है, डिपेंड ऑन दी व्हाट आर द काइंड ऑफ डेटा इट इज़ गिवन दैट। सो क्लास मार्क को फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। बहुत बार हमको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा हर एक क्लास का। जो अपर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास फॉर्मूला हमेशा होना जरूरी है। तो यहाँ पर है 0 लोअर क्लास है, अपर आपका 10 है, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आता है। अगर मैं 10 से 20 लेता हूँ तो इसका अगर फ्रीक्वेंसी 20 है तो 10 to 20 का इसका जो क्लास मार्क आपको मिलेगा, क्लास मार्क कैसे 10 + 20 डिवाइडेड बाय मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15।
तो इसका क्लास मार्क आपको 15 मिलता है। देखो अगर नंबर छोटे आएंगे मतलब क्लास मार्क और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये छोटा होता है तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब ये आपका एफ आई है और आपका एक्स आई है, एफ आई इंटू एक्स आई हम डायरेक्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई, तो एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई 5 5 जा 25, मतलब ये जनरली हम कैलकुलेट इजी वे से कर सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं है। इसी केस में अगर 225 नंबर होता हो यहाँ पर 15 होता तो मुश्किल है कैलकुलेशन के लिए, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं आगे जाके। तो वही कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए ही, वह डेटा बहुत बड़ा है, अगर डेटा छोटा है यदि या नंबर छोटे हैं तो आप बहुत इजीली डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले जो क्लास है, स्टेप्स क्या है देखो मीन फाइंड आउट करने के लिए। पहला है डायरेक्ट मेथड से पहले तो क्लास लिखो, क्लास में पहला चेक करना है कि वो कंटिन्यूस क्लास है कि नहीं है। अगर वो कंटिन्यूस क्लासेस नहीं है तो आपको पहले उसको कंटिन्यूस करना होगा। इफ़ द डिसकंटिन्यूस क्लासेस आर गिवन यू हैव टू मेक इट द कंटिन्यूस। कंटिन्यूस करने के लिए आपको पता है कि सपोज यहाँ पर 0 to 10 क्लास है और उसके आगे 11 to 20 दिए है, इसका मतलब 10 कंटिन्यू नहीं हुआ है, यहाँ पर 10 से 20 नहीं हुआ है। इसलिए आपको क्या करना होता है, ये लोअर लिमिट में आपको -0.5 करना होता है और अपर लिमिट में +0.5 करना होता है। ये आपको सबको पता है अगर उसको कंटिन्यूस कैसे करने के लिए, ठीक है। अगर क्लासेस कंटिन्यूस नहीं दे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ेगा यहाँ पर कंटिन्यूस क्लास करके, और उसके बाद क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी ये सब उसके हिसाब से आगे आएगा। तो डायरेक्ट मेथड अगर होता है तो डायरेक्ट मेथड में आपको जो मीन फाइंड करना है, तो मीन के लिए हम क्या बोलते हैं, एक्स बार, इसको जनरली एक्स बार ऐसे बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। मतलब जो आप यहाँ पर लिखा है ये एफ आई एक्स आई का कॉलम है, यहाँ पर लास्ट में टोटल आपका आएगा तो यहाँ पर आएगा समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब होता है जितने भी आपने एफ आई एक्स आई इतने लिखा है नंबर्स, सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। और फ्रीक्वेंसी इस साइड में, तो इसको सभी को हम टोटल करेंगे तो इसमें समेशन एफ आई आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल है प्रोसेस। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर इसमें ये जो फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई आपने यहाँ पर निकाला है, इसके ऊपर इसके मतलब व्हाट एवर द वैल्यूज यू आर टेकन फ्रॉम दिस कॉलम, मतलब यहाँ पर जितना सपोज यहाँ पर 250 आया है और यहाँ पर 50 आया है, तो इसका मतलब आपको क्या है, इसका आंसर आपको वैल्यू पुट करना है 250 डिवाइडेड बाय 50, क्लियर। तो इसका मतलब आता है कि आपका 5 5 जा 25, मीन कितना है आपका 5 आया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इन जनरल ऐसा एग्जाम्पल होता है। तो आपको प्रॉपरली समझना है कि डायरेक्ट मेथड में एक ही फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। सिग्मा को उस समेशन साइन को सिग्मा बोलते हैं, समेशन बोलते हैं, आपको जिससे पढ़ाया है आप उसी हिसाब से आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर ये हो गया मीन का मेथड, ये सबसे सिंपल है डायरेक्ट मेथड, उसमें कुछ इतना दिमाग लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है और आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी दूसरा यहाँ पर मेथड है, दूसरा मेथड कौन सा है, यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड है। अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है कि डेटा थोड़ा सा लेंदी दिया जाता है। देखो सबसे कैलकुलेट 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो लेंदी क्वेश्चंस आपको बनाया है तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में बहुत बार फंस जाते हैं। तो अगर आपको अज्यूम मीन करना है, अज्यूम मीन करने के लिए आपके पास कैसा डेटा होता है, पहले तो क्लास आएगा, ठीक है, पहले तो क्लासेस आएगी, क्लासेस के ऊपर दूसरा आएगा क्लास मार्क आपका होना चाहिए, क्लास मार्क होगा वो एक्स आई होगा आपका, ठीक है। क्लास मार्क जरूरी है, क्लास मार्क आपको हर एक चीज़ में निकालना पड़ेगा। उसके बाद डेविएशंस होता है, जो क्लास मार्क आपके यहाँ पर दिए हैं, क्लास मार्क में से आपको क्या करना होता है, एक नंबर अज्यूम करना है। सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 दिया है, 30 to 40 दिया है, 40 to 50 दिए है, ऐसे आपके सपोज क्लासेस दिया है। ये आपका टेबल है और टेबल बनाना बहुत कंपल्सरी है। क्वेश्चन ही आता है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन वट एवर द डेटा इज गिवन फॉर द गिवन डेटा, ठीक है। तो क्लास मार्क है, ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड है। अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि दिस क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड, देन आपको वही मेथड सॉल्व करना है। अज्यूम मीन मेथड में अगर बोलते हैं सॉल्व दिस क्वेश्चन और सॉल्व दिस गिवन डेटा बाय द अज्यूम मीन, देन आपको करना है। अगर कोई भी दिया नहीं तो आपकी मर्जी, आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन
खाली ऐसे बोला कि कैलकुलेट द मीन, ऐसा बोला है तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट द मीन कर सकते हैं। बट अगर कैलकुलेट द मीन बाय द अज्यूम्ड मीन और बाय द स्टेप डेविएशन, देन आपको क्या करना है कि वो कॉलम आपको फॉर्म यहाँ पर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सआई होता है, यहाँ पर एक्सआई आपको पता है कि एक्सआई क्या है, जो भी है आपके एक्सरसाइज निकालो, इसका सपोज 5 है, ये 15 है, 25 है, 35 है और ये 55 है। आपको कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर अज्यूम करना होता है। इसमें से अज्यूम्ड मीन करने के लिए एनी वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू जनरली हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे अज्यूम मेथड, और इसके बाद डेविएशन आएगा। स्टेप हम क्या करें, अज्यूम मीन मेथड से डी आई आपको हमको फाइंड करना है। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, मतलब जो आपके एक्स आई है हम से ए हम माइनस करेंगे, ए का वैल्यू दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, एक्स आई माइनस 25। जनरली हम मिडल मोस्ट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए जनरली हम मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा ऑफ द एक्स आई यहाँ पर हम कंसिडर करने वाले हैं। तो एक्स आई माइनस 25 हो गया, तो डी आई का कॉलम आपका बनता है। क्लियर, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्स आई माइनस 25 है, अभी इधर 5 है, तो डी आई में पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आई क्या आएगा, 5 माइनस 25 मतलब माइनस 20 आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, -5 आएगा। ऐसे जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके हिसाब से वही आने वाला है। तो ये डी आई कॉलम हो गया। डी आई के बाद आपको क्या होना चाहिए, डी आई के बाद एफ आई आपको दिया रहेगा, तो एफ आई आपको पता होना चाहिए कि सपोज यहाँ पर एफ आई है, फ्रीक्वेंसी जो भी कॉलम में दिया होता है वो एफ आई दिया होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर करना है सिग्मा एफ आई डी आई। यहाँ पर एफ आई डी आई आएगा, एफ आई एक्स आई नहीं आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर डेविएशंस को फाइंड आउट किया है कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए। तो कैलकुलेशन जैसे रिड्यूस होता है, यहाँ पर 25 0 आएगा, ये उल्टा आएगा, तो ये इजी वे में होता है। और उसके बाद एफ आई जो भी दिया है, 5 10 20 दिया है, 25 दिया है, जो भी दिया है आपको इसी हिसाब से क्या करना है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई क्या होता है कि ये डी आई है और ये एफ आई है, -20 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा, -100। तो ऐसे 10 -50 0 से करेंगे तो 0, ऐसे। तो लास्ट कॉलम यहाँ पर एफ आई का होगा, एफ आई का कितना होता है, यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई का होता है। क्लियर, तो ये फॉर्मूला है, ये सेकंड मेथड है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड फॉर फाइंडिंग द डेविएशंस, फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ द डेटा। और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर वंस अगेन मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार होता है आपका फॉर्मूला, ए प्लस डी बार। ए मतलब अज्यूम्ड मीन होता है और डी बार मतलब डेविएशन। अभी डी बार फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। क्लियर, एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला किसका है, डी बार फाइंड करने के लिए। तो पहले तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या आप सेपरेटली फाइंड करो और उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो पहले ए कितना है, हमने जो अज्यूम किया था यहाँ पर 25 है, प्लस इसका जो भी वैल्यू आता है इसमें आप पुट करो, आपको मीन यहाँ पर मिलने वाला है। सो दिस इज द केस, इज नोन एज द अज्यूम्ड मीन मेथड। वी हैव टू फाइंड द मीन बाय द अज्यूम मीन मेथड। तीसरा इसमें एक कॉलम आता है, अभी तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। अभी स्टेप डेविएशन क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है, यही इसको ही मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये हमने यहाँ पर निकाला है डी आई, अभी यहाँ पर डी आई आपको यहाँ पर एक और कॉलम इसमें हमको ऐड करना है, जो इसका फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का। तो यहाँ पर भी मीन इज इक्वल टू बाय स्टेप डेविएशन इज इक्वल टू ए प्लस जी इंटू यू बार होता है, या यू बार इंटू जी होता है। जी इज नथिंग बट द जीसीडी ऑफ द क्लासेस, यहाँ पर जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या आप जनरली इसका हाइट जो होता है कंसिडर करना है, मतलब दोनों बीच का जो क्लास विड्थ है 10 - 20, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, हर एक क्लास में डिफरेंस अगर सेम होता है तो उसको हम जीसीडी बोलते हैं। तो जनरली यहाँ पर जीसीडी कितना है, 10 है, बाकी सभी प्रोसेस सेम है। स्टेप डेविएशन मेथड तभी यूज़ करना है, बहुत 1000 में आपकी क्लासेस दिए, जैसे कि 1000 to 2000 दिया है, 4000 to 5000 दिया है, और यहाँ पर नंबर भी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 500 600, उसको रिड्यूस करना है, हमको याद ही रखना है। ये इससे थोड़ा सा डेटा ज़्यादा बड़ा है तो अज्यूम करना है, छोटा डेटा है तो डायरेक्ट, इसके बाद अज्यूम, बहुत बड़ा डेटा दिया है तो स्टेप डेविएशन करना है। ठीक है, तो देखो इसमें एफ आई डी आई इसमें कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पर एफ आई डी आई की जगह इसको आपको यू बार एक कॉलम यहाँ पर ऐड होगा, मतलब यू बार कैसे निकालते हैं। ठीक है, यू आई का कॉलम यहाँ पर याद होने वाला है, तो कैसे निकालना है यू आई।
तो यहाँ पर होता है आपका डी आई की जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय जी, जी सी डी मतलब जी होता है आपका, जो डी आईज आपने यहाँ पर निकाले हैं डिवाइडेड बाय आपको कॉमन डिवाइजर से आपको निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस के लिए यहाँ पर क्या है -20 है, तो -20 डी आई है और कॉमन डिवाइजर जी सी डी कितना है आपका 0 to 10 के बीच में 10 गैप है, 10 to 20 में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 10 टू जा करेंगे तो -2 आएगा। क्लियर, तो ऐसे है 10 से यहाँ पर 5 है, तो ये यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू यू आई का कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एक, तो यहाँ पर एफ आई यू आई डी आई अपॉन जी, और लास्ट में यहाँ पर एक कॉलम आपका क्या बनेगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया रहेगा, और यहाँ पर फिर से एक बार आपका आएगा एफ आई यू आई करके आएगा, यहाँ पर एफ आई डी आई नहीं आएगा, एफ आई यू आई आएगा, और लास्ट में यहाँ पर सिग्मा क्या बनेगा एफ आई यू आई। क्लियर, तो देखो फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन में सबसे सेम है, खाली यू आई का कॉलम ऐड करना है, और यू आई का फॉर्मूला याद रखना है डी आई अपॉन जी होता है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है, तो और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन में आप मिस्टेक बिल्कुल भी करना नहीं है, प्लस माइनस इधर उधर हो गया तो आपकी कैलकुलेशन आगे के रॉन्ग हो सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, मीन में हमने क्या पढ़ा है कि डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में वैल्यूज जो होते हैं क्लास मार्क के सभी फ्रीक्वेंसीज कम दिया होता है, तब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अज्यूमेंट में थोड़ा से ज़्यादा आपके नंबर दिए हैं, मतलब क्लासेस हंड्रेड्स में दिए 100 to 200, 200 to 300, या यहाँ पर क्लास मार्क ज़्यादा दे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है प्रॉब्लम, तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा, सॉरी एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा। अज्यूम करना है कोई भी एक मीन अज्यूम करना है, डी आई को वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको एक्स आई माइनस ए इस फॉर्मूले से निकलेंगे। एफ आई है, यू आई है, यू आई स्टेप डेविएशन में यूज करना है, अदरवाइज मैंने पहले बताया था वैसे करना है। यहाँ पर ए प्लस जी इंटू यू बार है, देखो यू बार का मतलब होता है मीन ऑफ यू बार, जो आपने यहाँ पर यू आई का कॉलम निकाला है इसका मीन यहाँ पर निकालना होता है। तो यू बार क्या आएगा, सिग्मा एफ समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ए, मतलब अज्यूम मीन आपने ऑलरेडी किया है, ऐसे आप डिनोट भी कर सकते हैं एग्जाम में, कोई बात नहीं, और जी इंटू यू बार, जी का वैल्यू पता है 10 होता है, हर एक क्लासेस का आपका हर एक एग्जाम्पल के अलग अलग आएगा, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं कि वही आएगा। ठीक है, सो नाउ वी डिस्कस दिस 3 मेथड्स। ये जो मीन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर 3 मेथड देखा है। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मिस करना नहीं है, बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक का, खाली कैलकुलेशन और 2-4 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं है। ओके, तो सेकेंड मेथड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन का मतलब होता है आपका मिडल मोस्ट डेटा, द वैल्यू ऑफ द मीडियन क्या होता है, देखो मीडियन लास्ट ईयर भी आपने अनग्रुप डेटा के लिए देखा है, अनग्रुप डेटा अलग है, यहाँ पर हम 10th क्लास में खाली ग्रुप डेटा के लिए देखते हैं। तो मीडियन जो होता है वो मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा होता है, या मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन हम बोलते हैं लैंग्वेज, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। जो भी आपको डेटा है उसका मिडल मोस्ट वैल्यू और मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। तो हमने देखा है मीडियन फाइंड करने के लिए आपके पास फिर से एक बार क्लास होना चाहिए, वो भी क्लासेस कंटिन्यूस क्लासेस होना चाहिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी होना चाहिए आपके पास, फ्रीक्वेंसी इसको हम एफ आई बोलेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर सी एफ होता है, सी एफ आपका क्या होगा, लेस देन टाइप में होगा, लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का मतलब होता है कि हम यहाँ पर जो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी हमको क्या करना है, उसको ऐड ऑन करते जाना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2-3 ही कॉलम यहाँ पर बनते हैं, जो भी क्लासेस दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आसानी से आप कर सकते हैं। 1 मिनट, फॉर्मूला आपको खाली प्रॉपरली तरीके से आपको याद रखना है, अदरवाइज
अगर फॉर्मूले में थोड़ा भी इधर उधर होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। क्लास फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि देखो क्या मीडियन फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड किया जाता है। एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक क्लास का टेबल दिया है, ये नंबर ऑफ मैंगोज है और नंबर ऑफ ट्रीज है। एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है, 50 to 100 दिए हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक क्लास दिया है आपको 50 to 100, ये आपका FI है। यहाँ पर दिया है 50 to 100 दिया है, यहाँ पर दिया है 100 to 150 दिए है, 150 to 200 और 200 to 250। सो ये क्लास की होने देखो थोड़ा सा लेंदी होता है, कैलकुलेशन के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और 250 to 300 दिए, 250 to 300 ये आपके पास डेटा है। कभी कभी क्वेश्चन ये 4 मार्क के लिए भी पूछता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज जो आपको यहाँ पर दिया है, फ्रीक्वेंसीज ये 33, 30, 90, 33, 30, 90 और उसके बाद आपको दिया है कि इसका 80 और 17, 80 और 17। ठीक है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको आता है सभी को, जस्ट आप रिवाइज करना है। देखो क्या होता है, यहाँ पर 3 ही कॉलम होता है। मीडियन फाइंड करने के लिए 3 ही कॉलम है। एक आपका है क्लास दिया होता है, फ्रीक्वेंसी भी दिया होता है, खाली चेक करने की कंटिन्यूस है क्या नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं तो आपको पहले कंटिन्यूस करके उसको लेना है। तो 2-4 चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है मीडियन फाइंड करने के लिए? मीडियन फाइंड करने के लिए आपके पास होना चाहिए कि मीडियन क्लास इंपॉर्टेंट है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पर। सो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस यहाँ पर होता है N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो ये फॉर्मूला जो है मीडियन फाइंड करने के लिए है। L मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। N/2 का वैल्यू होता है, N/2 मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर मीडियन के लिए N कंसिडर करेंगे। तो इसका टोटल करके आपको लिखना है N कितना होता है। ठीक है, तो इस केस में N आपका 100 to 150 है। और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है, जो पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आपको लिखना है। ठीक है, 33। इसमें हमको क्या करना है, ऐड करते जाना है। ये 66 होगा, ऐसे ऐड करना है। इसमें आपको ये ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है। 66 में 90 आप ऐड करेंगे तो 156 होगा। 156 में 80 ऐड करेंगे, 156 में 153 आएगा, सॉरी 66 नहीं 63 आएगा। यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे तो 63 आएगा। यहाँ पर आएगा 153 आएगा। 153 में 80 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50, 80, 233 आएगा यहाँ पर। और लास्ट में उसमें 17 ऐड करने हैं तो आपका टोटल कितना आना चाहिए, 250 आना चाहिए। मतलब हमेशा याद रखो ये जो वैल्यू और ये जो वैल्यू है हमने क्या किया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड किए। ये पहला एज इट इज़ लिया, इसमें इसके बाद इसको में ऐड किया तो आपको ये मिला है, इसमें ऐड किया तो ये मिला है। तो ऐसे कम्युलेटिव लेस देन में हम करें, लेस देन टाइप में ये होता है। तो आपका ये CF जो होता है वो आपका आया 250। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल दिया है 250 है। नाउ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर मीडियन क्लास क्या है और उसमें आपको फाइंड आउट कैसे करना है कि मीडियन क्लास में होता फाइंड आउट करना क्या है और मीडियन क्लास को कैसे फाइंड आउट करना है और उसमें CF कैसे निकलना है, N/2 क्या है। अभी N यहाँ पर आपको मिला है। तो देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूले में 3 चीज़ें चाहिए। एक लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए और तीसरा F को कंसिडर करना है। जब तक आप मीडियन क्लास फाइंड आउट नहीं करेंगे आपको वो नहीं मिलेगा। उसके बाद हाइट आपको पता है दोनों का क्लास का एक कॉमन डिफरेंस होता है, वो उसी हिसाब से हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। नाउ मीडियन क्लास कैसा होगा, देखो डेटा को ऑब्जर्व करो। यहाँ पर जो N/2 की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है, ये N/2 कितना है आपका, N कितना है आपका 250 एंड N ये कितना है
मतलब ये कितना आएगा 125 आएगा, मतलब n/2 की वैल्यू कितना आया 125। सो आपको मॉडल मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए ये जो n/2 की वैल्यू है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 125 से ज़्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है। तो 125 से ग्रेटर और इक्वल टू कौन सा है, तो ये वैल्यू है, ठीक है 153। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो वैल्यू होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में, उस वैल्यू के आगे की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी एफ होती है, और आगे का जो उसका क्लास होता है वो कौन सा होता है, मीडियन क्लास होता है। फिर से एक बार समझो, n/2 की जो वैल्यू आती है मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए क्या क्या है, देखो मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए n/2 की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले n/2 के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसके जो नज़दीक की ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे वैल्यू आपको पकड़ना है, मतलब एक इसके 125 के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, आसपास की वैल्यू आपको लेना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू कौन सा है 153 है, तो इसको कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट इमेजिन करना है कि यहाँ पर 153 है। तो जो ये वैल्यू है इस 125 के आगे का वैल्यू 153 है, इसके आगे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी हमारी जो फॉर्मूले में लगने वाली है, ठीक है। और उसके आगे का क्लास क्या होता है, आपका मीडियन क्लास होता है। एंड व्हाट इज द CF नाउ, जो CF कौन सा है, नाउ क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल मीडियन क्लास, ये जो है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है होती है, इसके ऊपर का जो क्या है आपका, ये आपकी क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास के ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका फ्रीक्वेंसी। सेम समझ में आ गया। देखो फिर से एक बार देखो, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करना है। पहले तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपको n/2 लेना है, उसका वैल्यू आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में देखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन आपका 125 से इक्वल तो कोई नहीं है, तो ग्रेटर देन कौन सा है, नज़दीक का वैल्यू 153 है। 153 आपको उसके सामने का जो फ्रीक्वेंसी हो आपकी फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में लगने वाले है, उसके सामने का क्लास जो है मीडियन क्लास है, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। और उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका है। और क्लास हाइट जो है, क्लास हाइट आपका जो इसके दोनों का डिफरेंस में आएगा। तो यहाँ पर मीडियन क्लास हमारे कौन सा हो गया 150 to 200, 150 to 200 आपका क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। यल होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अभी हमको ये सॉल्व करना है, आपको प्रॉपर लिखना है यल कितना है, n/2 कितना है, CF आंसर शीट में लिखते समय, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियन इज इक्वल टू, एक कैलकुलेशन आपको आएगा, मीडियन इज इक्वल टू यल आपका हमने निकला है, यल ये आपका लोअर क्लास लिमिट है तो 150 प्लस इसमें आएगा n/2 की वैल्यू है 125 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका है 63 डिवाइडेड बाय एफ कितना आया है, एफ आपका 90 है, मल्टीप्लाई बाय 10 है, ठीक है। 10 क्यों है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 50 है, दोनों क्लास का डिफरेंस कितना है 50 है, तो 50 आ गया। तो इसको अभी कैलकुलेट करना है, आसानी से आप कैलकुलेशन उसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो 150 यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर देखो 150 प्लस इंटू ब्रैकेट यहाँ पर 62 आएगा डिवाइडेड बाय 90 इंटू 50 है, ठीक है। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो पहले यहाँ पर कितना आएगा, देखो 150 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। इसको आप कैलकुलेशन करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप आंसर रहेगा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है मीडियन इज इक्वल टू समथिंग, ठीक। वट एवर दो आया है, तो स्टेप्स आपको याद रखना है, कैलकुलेशन आप इजीली आप आई नो दैट यू कैन डू इट वेरी वेल। सो सेकेंड पार्ट हमारा होगा यहाँ पर मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है या 3 मार्क के लिए। मीडियन है तो 3 मार्क के लिए आएगा, लेकिन मीन होता और वो भी स्टेप डेविएशन से होता तो आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। 100% क्वेश्चन यहाँ पर आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। देखो इसका अलग क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, कभी कभी इसको मीडियन का वैल्यू दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है द वैल्यू ऑफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज समथिंग, इसका जो वैल्यू सपोज आएगा 30 पॉइंट समथिंग है, तो ये मीडियन का वैल्यू है। तो कभी कभी देते हैं कि ये मीडियन का वैल्यू है, तो आप क्या करना है, आपको करना है इसमें
अगर मीडियन दिया है तो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर देता है। सपोज इसके यहाँ पर क्या होगा, सपोज आपसे एफ आई दिया है तो आप बोलेंगे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, या कभी कभी देते हैं कि एक्स दिया है, यहाँ पर वाई दिया है, तो इस दिस केस में मीडियन का वैल्यू दिया होता है। तो ऐसा अगर आएगा तो वो 4 मार्क के लिए पूछेंगे। तो बहुत सिंपल है, वो भी कुछ डिफिकल्ट नहीं, खाली इसमें एडिशन करना है। इसमें ऐड ऑन करते हुए आपको टोटल नंबर ऑफ ए भी दिया जाएगा। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, दिस क्वेश्चन ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपको 3-4 मार्क आपके कभी भी लूज होने वाले नहीं हैं। सो हमारा हो गया मीडियन। नाउ नेक्स्ट आपका है कि मोड होता क्या है, व्हाट इज द मोड। थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी इज मोड। देखो मोड क्या है, मोड इज नथिंग बट, थोड़ा फास्ट लेता हूं मैं अभी। मोड क्या होता है, सेम मीडियन अलग है, मोड अलग है, डेटा सपोज सेम ही डेटा है। मोड इज होता है कि जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। अगर आपका अनग्रुप डेटा है तो विच इज़ द ऑब्जर्वेशन दे आर रिपीटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑलमोस्ट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा 2 2 2 या दिया है 5 6 7 8 8 8 8। तो any observation which are occurs more times that is called as the mode of the अनग्रुप्ड डेटा। ये डेटा अनग्रुप है, लेकिन हमको क्या देखना है कि ग्रुप डेटा में क्या होता है। तो ग्रुप डेटा में है मोड इज नथिंग बट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होते हैं आपको आइडेंटिफाई करके आपको मोड फाइंड करना होता है। तो बहुत सिंपल है, मोड सबको आता है। मोड फाइंड करने के लिए जैसे मीडियन क्लास हमने निकाला है, वैसे मॉडल क्लास भी हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं एग्जांपल नहीं लेता हूँ, पहले तो क्या है देखो, मीडियन फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा शायद, विदाउट एग्जाम्पल नहीं समझेंगे। मोड कैसे फाइंड किया जाता है, यहाँ पर भी लोअर क्लास लिमिट होता है, प्लस यहाँ पर है f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय एच है। अभी f1 क्या है, f0 क्या है, ये हम यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर करेंगे। अगर मोड का क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल होता है आपके लिए। सपोज दैट यहाँ पर क्लास है, अगेन फिर से एक बार 2-3 चीज़ें छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लास दिया है, क्लास ओके, और यहाँ पर दिया है कि फ्रीक्वेंसीज दिया है आपको। सपोज ये फ्रीक्वेंसीज है, 2 ही टेबल होते हैं, 3 टेबल की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये सपोज ये फ्रीक्वेंसीज दिया है, ये दिया है सपोज 0 to 100 दिए, 100 to 200 एंड 300 to 400 है, यहाँ पर 400 to 500 कोई भी डेटा दिया है। तो फ्रीक्वेंसीज इसको सपोज इसका दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर 55 दिया है, यहाँ पर 60 दिया है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर दिया है 25 दिया है। क्लियर। तो इसमें ही आपको मॉडल क्लास फाइंड करना है और लोअर क्लास लिमिट इसमें आपको देखना है कि क्या क्या होता है। तो एक डेटा दिया है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है कि मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें आप कौन सा है, 60 है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, f1। इसके सामने वाली क्लास को बोलेंगे मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वी नीड टू ऑब्जर्व, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को f1 बोलते, इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। इसके द क्लास प्रीसीडिंग और फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, इसको हम क्या बोलेंगे, f0 बोलेंगे, और इसको क्लास सक्सीडिंग टू इसको क्या बोलते हैं, f2 बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। बहुत सिंपल है। पहले क्या करना है, टेबल लिखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, उसको f1 नाम देना है, उसके ऊपर वाले को f0, उसके नीचे वाले को f2, और f1 के सामने वाला जो क्लास है उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ पर यल अगेन आपका क्या है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है। मॉडल क्लास आपको कितना है, मॉडल क्लास आपका आया अभी यहाँ पर ये f1 है 60, ये 300 to 400 है, तो यहाँ पर है 300 to 400 इसका मॉडल क्लास। तो इज इक्वल टू इसका यल कितना आया, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कौन सा है, 300 है, यल 300 आया। f1 की वैल्यू, f0 की वैल्यू, एच कितना है यहाँ पर 100 है, यहाँ पर हाइट दोनों के बीच में कितना हाइट है, 100 है। तो इसी प्रकार से आप इसको इजीली यहाँ पर कितना एच 100 है, f1 कितना है, ये वैल्यू आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो भी चलेगा। ये आपका f0 कितना है, 55 है, और f2 कितना है, 25 है। तो ये वैल्यू पुट करना है इसमें और आपको मोड मिलेगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन मोड निकालने के लिए आता है। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज एक क्लास दिए है और बोलेंगे कि विच इज़ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सा है। तो
एमसीक्यू में ऑप्शन दिया जाता है कि ऐसे ऐसे क्लास है, तो मॉडल क्लास कैसे ऑब्जर्व किया, हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा है उसके सामने वाली क्लास कौन सा है, मॉडल क्लास है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये डिस्कस किया है कि यहाँ पर मीन, मोड और मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नाउ दूसरा यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पर जो है अभी ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई भी डेटा आपके पास है, ग्राफ निकालने के लिए पहला आपका हिस्टोग्राम है, तो पहला हिस्टोग्राम कैसा निकालेंगे, हिस्टोग्राम निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पहले तो डेटा होना चाहिए वहाँ पर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा आपके पास जरूरी है, डेटा उसमें कंटिन्यूस क्लास होना चाहिए। उसके बाद हमको अगर कंटिन्यूस क्लास नहीं तो आपको मेक श्योर दैट द डेटा मस्ट बी गिवन इन द कंटिन्यूस क्लास, अगर नहीं है तो आपको उसको कंटिन्यूस करके लेना पड़ेगा। तो क्या क्या चाहिए आपको, तो दो ही चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है कि आपका जो भी डेटा दिया है और उसको में आपके फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दिए हैं। सपोज एक क्लास दिया है और इसके फ्रीक्वेंसीज दिए हैं, तो ये दो ही चीज़ें हिस्टोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा है। कभी कभी देखो इस केस में क्या होता है कि क्लासेस आपको 0 से स्टार्ट नहीं किया होता है, कभी कभी आपको 10 से स्टार्ट किया, 10 to 20 दिया है, 20 to 30 दिया है, और बोल रहा है कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डेटा, इसका दिया है 5, इसका दिया है 10, एनी एग्जाम्पल वी कैन टेक इट। तो अगर ऐसा दिया है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि अगर क्लासेस का स्टार्टिंग पॉइंट आपको जो क्लास दिया है यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको ये डिसकंटिन्यूस इसको नहीं बोल सकते, लेकिन 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 0 से नहीं स्टार्ट होता है तो हमको यहाँ पर एक नाम है, आपको याद रखना है, वो क्रिंक मार्क देना पड़ता है। क्रिंक मतलब क्या है, हमको बोलते हैं कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू क्लास आपका यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या लेना चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्लासेस होंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होंगे। एक्स एक्सिस पे सुटेबल आपको फ्रीक्वेंसी लेना है। सुटेबल मतलब आपके जो क्लास दिया होता है उस हिसाब से। देखो ड्रॉ करने के लिए पहला यहाँ पर एक्स एक्सिस है, दूसरा यहाँ पर वाई एक्सिस है। एक्स होता है एक्स डैश, वाई वाई डैश यहाँ पर है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश है। यहाँ पर 0 होता है, लेकिन हमारा क्लास 0 से स्टार्ट नहीं हो इसलिए हमने क्रिंक मार्क दिया। उसके बाद क्या लिखना है, 10 to 20, मतलब पहला लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे 10। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये पहले दूसरी क्लास का अपर लिमिट। ठीक है, 10 हो गया, 20 हो गया, 20 के बाद उसके बाद कौन सा है, 30 है। पहला आपको लोअर लिमिट लेना है, उसके बाद हमेशा इधर क्या लिखना है आपको, अपर लिमिट 30, 40, लाइक दिस 50, लाइक दिस वी हैव टू राइट इट। ऑल्सो मेंशन हियर, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने क्लासेस लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्लासेस नहीं होगा, एग्जाम में आपको कुछ तो दिया होगा, कुछ तो अलग अलग दिया होगा, नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ समथिंग, ये आपको दिया है। ठीक है, कभी पोल होता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऑन वाई एक्सिस क्या लिया है और ऑन वाई एक्सिस क्या लिया है, एक्स एक्सिस क्या लिया है। स्केल वाई एक्सिस पे क्या होता है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, मेंशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अभी ये 5 के मल्टीपल में आपके हिसाब से देखो, आपको डेटा को एनालाइज करना है और ज़्यादा रेक्टेंगल बड़े नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी छोटा नहीं होना चाहिए। तभी इस केस में हम क्या हिस्टोग्राम चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है। फ्रीक्वेंसी 5 का डिफरेंस है, 10 का है, आपके हिसाब से आप देखो कौन से मल्टीपल में नंबर हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से देखना है 5, 10, 20, यहाँ पर 5 का डिफरेंस मैंने लिया तो यहाँ पर 20 है, 25 है और 30 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम हियर। सो 10 to 20 इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है। 10 to 20 फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है। तो पहले मेरे को ये लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है और याद रखना है जो हिस्टोग्राम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, एक दूसरे को कनेक्टेड होता है, सेपरेट होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, सेपरेट निकाल देते हैं, वो हिस्टोग्राम नहीं है, 0 मार्क्स मिलेगा इसको। क्लियर, 10 to 20 हो गया। 20 से अभी देखो 10 to 20 के लिए 5 हमने बना दिया, अभी 20 की 30 के लिए 10 दिया है, या 20 to 30 के लिए कितना दिया है, 10 दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है। 30 to 40 के लिए सपोज आपको 8 दिया है, बीच का ही दिया है, तो ऐसे आपको निकलना है। और इसके लिए सपोज 30, 25 दिए तो ऐसे आपको आने वाला है। तो ये आपका हिस्टोग्राम है, बहुत सिंपल वे में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक दूसरे को कनेक्टिंग होना चाहिए, अलग अलग नहीं होता है। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, ये आपको लिखना है।
सो इट्स वेरी सिंपल टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए पूछा जाता है कि आपको ये करके लिखना है। तो क्लासेस आपको यहाँ पर लेना है, क्लास इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राम में। क्लासेस आपको एक्स एक्सिस पे लेना है, फ्रीक्वेंसी आपको वाई एक्सिस पे लेना है। तो हिस्टोग्राम में आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं जाएंगे, मेरे को पता है, इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी दूसरा है, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार पूछते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हाउ टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 2 टाइप में हम निकाल सकते हैं। एक टाइप जो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये जो आपके हिस्टोग्राम का यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, और कभी कभी डायरेक्टली पॉइंट को हमको प्लॉट करके दूसरा टाइप। और जनरली दूसरा टाइप बहुत बार आता है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना सबको आता है, बहुत सिंपल है। देखो अगर बोलते हैं कि बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय यूजिंग हिस्टोग्राम ड्रॉ करो, तो बहुत आसान है। बाय यूजिंग हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो क्या मेथड से? अगर हिस्टोग्राम से ड्रॉ करने के लिए बोला है तो बहुत सिंपल है कि इसके मिड पॉइंट्स आपको कनेक्ट करने खाली, ये मिड पॉइंट्स है, इसके मिड पॉइंट्स आपको देखना है, और इस मिड पॉइंट्स को क्या करना है, खाली इसको ऐसे ये जो इसको सर्कल करके पॉइंट को कनेक्ट करना है। इसको ये पॉइंट कनेक्ट, ये पॉइंट कनेक्ट, ठीक है, इसको ये पॉइंट कनेक्ट और इसको ऐसा, तो ये हो गया आपका कनेक्शन। ठीक है, बाय यूजिंग द हिस्टोग्राम मिड पॉइंट्स आपको कनेक्ट करना है। लेकिन सेकेंड टाइप में बहुत बार बाय यूजिंग पॉइंट्स, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स डायरेक्टली विदाउट, या बाय कोऑर्डिनेट्स ही बोलते हैं, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, मतलब उसमें हिस्टोग्राम नहीं है, डायरेक्टली आपको प्लॉट करना है। तो कैसे होता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि वो कैसे किया जाता है। तो उसमें मेथड्स क्या क्या है, देखो बहुत सिंपल है मेथड्स, इतना डिफिकल्ट इसमें नहीं है। मैं एक बेसिकली छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। स्टेप्स क्या क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालने के लिए। देखो हमारा जो लाइन है हमेशा एक ग्राफ को टच होना चाहिए, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, हमें ऊपर नहीं होना चाहिए, ग्राउंडेड यहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होना चाहिए। इसलिए जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया जाएगा उसमें आपको एक और ऊपर एक 0 फ्रीक्वेंसी लेना है और एक लास्ट में 0 लेना है, बिकॉज एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होना जरूरी है। अगर कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं होता तो वो प्रॉपर पॉलीगॉन नहीं होगा, 0 मार्क्स इसमें आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स, पहला स्टेप्स क्या है, पहले तो चेक करो और जो डेटा दिया है वो कंटिन्यूस है क्या नहीं है, तो पहले कंटिन्यूस बना लो। दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये मैं इस कर देता हूँ, जैसे कि हिस्टोग्राम में आप एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लेना है, क्लास मार्क लेना है। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, क्लास मार्क। तो यहाँ पर क्लास जो आपका आएगा, उसके बाद क्लास मार्क, सेकंड आपका क्या होगा, क्लास मार्क। इसमें एक कॉलम ऐड हो सकता है, आप हमेशा याद रखो कंटिन्यूस भी, कंटिन्यूस क्लास होने के बाद इसका क्लास मार्क आगे आता है। और यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर है। तो अभी जैसे हिस्टोग्राम में हमने क्लास प्लॉट किया था, तो इसमें क्लास नहीं करना है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर क्लास मार्क लेना है, एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क होना चाहिए। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पर लेता हूँ, सपोज आपका क्लास 0 से भी स्टार्ट हो या किसी कहाँ से भी स्टार्ट हो, आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर या एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी आपको लेना है, मतलब 0 लेना है यहाँ पर और यहाँ पर 0 लेना है। क्लियर? तो सपोज पहले ही टेबल ड्रॉ करने से पहले आपको एक हमेशा करके लेना है, अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आता है तो एक इन जनरल एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पर सपोज 0 ले तो इस क्लास में कुछ मत लिखो, डायरेक्टली आपको यहाँ से आपको क्लास लिखना है। सपोज 10 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हुआ नहीं है, 0 से भी स्टार्ट होता है तो वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपका ग्राफ हम यहाँ पर निकालेंगे, देखो ध्यान दे दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर 0 होता है, अभी कैसे आएगा देखो, 10 to 20 क्लास है, 20 to 30 है, एक कंटिन्यूस क्लास मैंने लिया है, 30 to 40 है और 40 to 50 है, इतना ही है। और यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी हमने लिया है। इसके फ्रीक्वेंसीज आपको कुछ भी दिया है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर दिया है 2 दिया है, 4 6 8 दिया है, ओके नो प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी कोई भी है। तो यहाँ पर इसका जो क्लास मार्क है पहले आपको निकालना है। 10 to 20 का क्लास मार्क कितना आता है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 30 हो गया, ये 15 हो गया, इसका 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा। और नेक्स्ट क्लास इसका क्या हो सकता है, जो हमने 0 एक्स्ट्रा लिए इसके लिए क्या आएगा, 50 to 60 आएगा और इसका क्लास मार्क 55 होगा।
और ऊपर वाला क्या होगा, इससे 10 कम होगा तो यहाँ पर 5 होगा। और एक क्लास कौन सा आ सकता है, ये पिछले वाला क्लास क्या होगा, 0 to 10 होगा। तो इसका क्लास मार्क आपका 5 आया है। ठीक है, तो ए पॉइंट्स आपको यहाँ पर और एक कॉलम बनता है कि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या होते हैं। तो क्लास मार्क ये आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और ये जो है वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो आपके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं एक्स कॉमा वाई। तो पहला पॉइंट आपको क्या मिलता है कि 5,0 आपको प्लॉट करेंगे जहाँ पर भी होगा। दूसरा है 15 2 है, 25 4 है, 35 6 है, 45 8 है, 55 0 है। तो प्लॉट करने के लिए आपको सेम क्लास मार्क में एक प्रॉपर डिस्टेंस 0 to 5, सपोज मैंने लिया 0 to 5, ये 5 है आपका, 5 इसके बाद है 15 है, 25 है, 35 है और 55 है। ठीक है, 10 के डिफरेंस से हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट किया है। क्लास मार्क प्लॉट करना है, हमेशा याद रखना है, क्लासेस का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ओके, एक 0 लास्ट में ऐड करना है, बिकॉज अगर मैं 15 और 2 से स्टार्ट करूँगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 15 है, यहाँ पर हमने सपोज 2 4 6 8 10 लिया। सपोज नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर है 15 एंड 2, तो कहाँ पर आएगा, ये 15 एक्स कोऑर्डिनेट है 2 है, यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो डायरेक्टली वो ऊपर से ऊपर होगा। हवा में ग्राफ कोई भी रहता नहीं है, वो ग्राफ हमेशा क्या होता है, कोई भी लाइन ग्राफ है, ग्राफ को एक्स एक्सिस को टच होना बहुत जरूरी है या इंटरसेक्ट होना जरूरी है, इसलिए हमने ये 0 लिया। तो 5 0 क्या होगा, 5 और 0 मतलब यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये इसका क्या कोऑर्डिनेट है 5,0। तो जो भी ग्राफ हम बनाएंगे, देखो अभी 25 और 4 है, ये 25 और यहाँ पर 4 है। ठीक है, 35 और 6 है, 35 और 6 है, यहाँ पर 35 और 6। नेक्स्ट है 45 और 8 है, 45 और 8 यहाँ पर आएगा। और लास्ट आपका है 55, यहाँ पर आगे का एक्स्ट्रा होगा 55 और यहाँ पर ए 0 आएगा। तो अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ऐसा आपका ग्राफ आने वाला है। 0 को अगर मैं 45 तक रखता तो ऊपर ही ग्राफ रहता, तो यहाँ पर 55 तो ग्राउंडेड, इसलिए 0 का इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है 0 लेना। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, एक ऊपर का और नीचे का छोड़ना है और बीच में आपको जितना भी लिखना है और जो गिवन डेटा है एज इट इज़ आपको लिखना है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय। यहाँ पर स्केल फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल नहीं लिखेंगे तो मार्क जाते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क मिल रहे और आप स्केल नहीं लिख रहे तो आपके मार्क वहाँ पर जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 2 टाइप में होते हैं, हमने दोनों टाइप में देखा। अगर आपको हिस्टोग्राम के थ्रू करना है तो वो बहुत सिंपल है, खाली मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके जाओ, आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपको यहाँ पर क्लास मार्क विद ओनली पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए बोला है, ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इन दैट केस यू नीड टू राइट द क्लास मार्क। और क्लास मार्क आपको निकालना है और क्लास मार्क लिखना है। यहाँ पर हिस्टोग्राम में क्लासेस होते हैं, ये डिफरेंस है। और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का एक आपको कॉलम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फॉर दी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी एक लास्ट है जो पाई चार्ट है, 2 मिनट में हम फिनिश करेंगे उसको। पाई चार्ट का मतलब, पाई चार्ट आपको निकालना है। पाई चार्ट, देखो पाई चार्ट बहुत सिंपल है। जो भी आपको सपोज डेटा दिया है, मैं एक एग्जांपल रीड करता हूँ यहाँ पर बुक में, मतलब इसमें आपको सेंट्रल एंगल निकालना होता है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता है। ठीक है, टोटल नंबर कितना है और डिवाइडेड इनटू उसको क्या करना है 360 करना है। जो भी वैल्यू ऑफ कंपोनेंट दिए है, देखो सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ आइटम्स कोई भी हो, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360 होता है। मतलब हमको डिग्री फाइंड करना है। तो जैसे कोई भी वैल्यू दिए है, एक टेबल आपको दिया है, इसमें इतने इतने, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखो यहाँ पर फूड है, क्लोथिंग है, हाउस रेंट है, एजुकेशन है, एक्सपेंडिचर है। तो फूड में एक्सपेंडिचर कितना हो गया 40 हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका है 100% है। ठीक है, सपोज मेरे को सैलरी मिलता है, ठीक है, मेरे को सपोज 100 रुपये सैलरी मिलता है, तो मैंने उसमें फूड में 10 रुपये खर्च किया। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी मेरा लाइट बिल गया 2 रुपये गया, ओके, 100 रुपये में से मैंने ऐसे ऐसे उसको एक्सपेंड कर दिया। तो हमको सेंट्रल एंगल यहाँ पर निकालना है। तो थीटा टोटल मेरा कितना है, यहाँ पर 100 रुपीज़ सैलरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने सपोज यहाँ पर 15 रुपीज़ खर्च किया। ओके, रेंट के ऊपर मैंने
25 रुपये खर्च किया। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर थीटा निकालने के लिए क्या ए फूड का मतलब यहाँ पर वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, फूड एक कंपोनेंट है, थीटा आपका यहाँ पर एंगल आएगा। तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय कितने है टोटल 100 है इंटू 360, तो आपको थीटा का यहाँ पर मिलेगा। ये 0 0 कट करना है, 0 0 कट हो गया 36 डिग्री। ठीक है, मतलब वैल्यू आपको इस प्रकार से थीटा का फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, टोटल नंबर कितने आपके यहाँ पर काउंट करके समेशन ऐड करना है सबको और करना है। और यहाँ पर जो ड्रॉ करना है पाई चार्ट बहुत सिंपल है। सेंट्रल यहाँ पर सेंटर से आप कोई भी एक रेडियस, एक प्रॉपर रेडियस आप निकाल के अच्छी तरह से एक 3-4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ। पहला लाइन आपको ऐसे बनाना है, जो रेडियस है जो भी है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज़ करना है। उसके बाद इसको नाम कुछ भी दे दो, बट यहाँ पर ओ सपोज ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द पाई चार्ट। आपके एंगल्स यहाँ पर मिल गए, 36 डिग्री है। प्रोटेक्टर बहुत लोगों को पकड़ना नहीं आता है। 36 डिग्री यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर रखना है, आपको कौन से साइड से लेना है, कैसे लेना है। देखो यहाँ पर मैंने रख दिया, 2 साइड्स में हम प्रोटेक्टर में मेजरमेंट कर सकते हैं, एक राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टर रखा है, इसका मतलब मैं इस साइड से काउंट करूँगा। तो ये आपका यहाँ पर प्रोटेक्टर है 36 डिग्री है, तो 10 20 30 यहाँ पर आएगा, मार्किंग करो और लाइन करो। ठीक है, तो आपका ये हो गया 36 डिग्री। क्लियर? अभी ये लाइन हमारे लिए यूज़फुल है क्या? नहीं है। आगे का लाइन, आगे इसमें जो खर्चा हुआ है, सपोज यहाँ पर 50 डिग्री है तो इलेक्ट्रिसिटी पे, तो इसके आपको यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर रखना है और यहाँ से आपको निकालना है, तो ये होगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आपको करना होता है, ये सभी पाई चार्ट बनता है। टोटल आपके जो हमने कैलकुलेशन पे एंगल निकाले हैं वो 360 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन में आता है, मतलब पाई चार्ट में दिया होता है ऑब्जर्वेशन और 2-4 क्वेश्चन उसके नीचे पूछते और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। बहुत सिंपल वे में एक क्वेश्चंस होते हैं, डू नॉट लूज मार्क इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो इन दिस प्रॉपर वे हमने ये लिया है, मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालना है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, स्टेप्स क्या क्या है वो आपको पता होगा, 1 साल में आपने पढ़ा है। दूसरा, हिस्टोग्राम निकालने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई चार्ट है। हिस्टोग्राम बहुत सिंपल है, डेटा चेक करना है, क्लासेस यहाँ पर लेने हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको क्या करना होता है, एक्स्ट्रा 2 फ्रीक्वेंसीज 0 0 ऊपर और नीचे एक ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये याद रखना है कि आपको क्या लेना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास मार्क होते हैं, ना कि क्लासेस होते हैं। और उसके बाद जो पाई चार्ट है वो पाई चार्ट बहुत सिंपल यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये लेसन हमारा यहाँ पर हो गया है फिनिश। हम दूसरा अभी देखेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये चैप्टर में आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस यहाँ पर किया है तो। ओके, नेक्स्ट हमारा लेसन है, हमारा नेक्स्ट लेसन है प्रोबेबिलिटी है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और क्या क्या पूछा जाता है। तो पहले हम डेफिनेशंस वगैरह प्रॉपर देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। जनरली वी नो दैट व्हाट इज द प्रोबेबल का मतलब होता है मस्ट ऑकरिंग, जो पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब आगे क्या हो सकता है, आगे मतलब जैसे कि रिजल्ट, व्हाट विल हैपन, जैसे ऐसी चीज़ें होते हैं। आज मौसम बारिश होने वाला है क्या नहीं है, मतलब जैसे हम अंदाज ऐसे व्यक्त कर देते हैं, उसी हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी मतलब वही है। मतलब जो होने वाली चीज़ें हैं वो प्रेडिक्शन है, एक प्रकार का प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी में। तो प्रेडिक्शन करने के लिए जो वर्ड यहाँ पर दिया है कि प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट ऑकर होने वाला, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल मतलब और प्रेडिक्शन, ये सब चीज़ें होती है कि प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे कि क्रिकेट का मैच है या कोई भी मैच है तो आप उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, ओके, या इलेक्शन का रिजल्ट है कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम जो मतलब प्रेडिक्ट कर देते हैं ये इसमें सब आता है। तो प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है प्रॉपरली, उसमें होता क्या क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इस केस में जो हम बहुत बेसिक लेवल का पढ़ने वाले हैं। अगर जैसे कि क्रिकेट मैच चालू होने से पहले आपको टॉस किया जाता है, मतलब कौन पहले बैटिंग करेगा फील्डिंग करेगा, ये सब चीज़ें। तो उसमें भी अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको पता है कि उसमें हेड आएगा टेल आएगा, आपको पता नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि इसमें कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है, तो प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी,
दोनों भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों में से एक 100% हो सकता है। तो इसलिए तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब है उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, यहाँ पर सैम्पल स्पेस क्या कैसे लिखना है, वो सब बेसिक चीज़ें, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, सैम्पल पॉइंट्स क्या है, ये जनरल चीज़ें आप सभी को पता है। तो स्टैंडर्डाइज एग्जांपल जो एग्जाम में आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्डाइज एग्जांपल मतलब जैसे कि 1 कॉइन इज टॉस्ड, ओके। अगर एक कॉइन हम टॉस कर दे तो आपको पता है कि उसमें हेड होता है और टेल होता है। अगर एक कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट हमने किया है, एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर बोलते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये याद रखना है। मतलब हम प्रोबेबिलिटी में जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो रैंडमली करते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट बायस्ड नहीं होना चाहिए। ऑल एक्सपेरिमेंट आर अनबायस्ड। उसमें अगर बायस होता है तो वो एक्सपेरिमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, मतलब रिजल्ट उसी हिसाब से हो सकते हैं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि मैं कॉइन टॉस करना भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। एक आप जो डाइस खेलते हैं वो डाई खेलते हैं, 1 डाई इज थ्रोन रैंडमली, 2 डाइस आर थ्रोन रैंडमली। उसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं, देखो आउटकम क्या है, कोई भी रिजल्ट क्या होना चाहिए। जैसे कि एक कॉइन टॉस किया तो प्रोबेबल आपके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं वो हम आउटकम में लिखते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट होने से पहले आपको पता हो कि वो क्या आना चाहिए। जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू टॉस अ कॉइन। अगर मैंने कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, टॉस करने के बाद मेरे को पता है कि वो हेड आएगा या टेल आएगा, 100% हेड में से और टेल में से कोई तो एक आएगा। तो उसके आउटकम्स क्या है, हेड और टेल है, दोनों भी है। लेकिन एक्चुअली इवेंट जो होता है उसके बाद इवेंट एक वर्ड आता है। इवेंट मतलब अगर एक कॉइन टॉस करने के बाद या 2 कॉइन्स टॉस करने के बाद आपके जो पॉसिबल आउटकम्स क्या है। तो एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो एक स्टैंडर्डाइज एग्जांपल आपका क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, कोई भी एक रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया तो 1 कॉइन इज टॉस्ड। तो लास्ट मैंने एक पेपर देखा था, उसमें एक एग्जांपल आया था, इफ द 1 कॉइन इज टॉस देन राइट द सैम्पल स्पेस। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो प्रोबेबल आउटकम इसमें हम लिख सकते हैं, मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम्स है। सो इसको सैम्पल स्पेस को हम ऐसे एस से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, हेड एंड टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा, हेड एंड टेल। एक कॉइन टॉस किया, इसमें से हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर 2 कॉइन टॉस किया तो सेकंड एग्जांपल है, अगर 2 कॉइन टॉस किया तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, एच आ सकता है या ST सेकंड आ सकता है, TH एंड TT। मतलब ऐसे सैम्पल स्पेस आप कितने कॉइन टॉस करते उसके हिसाब से स्टैंडर्ड आपके यहाँ पर रूल आपको पता है, जनरली आपने पढ़ाई किया है। और दूसरा एक एग्जांपल आपको बहुत बार पूछा जाता है, वो है 1 डाई इज थ्रोन। डाइस आपने खेला है, ठीक है, इसके 6 फेसेस होते हैं, उसके नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अगर मैंने ऊपर फेंक दिए तो अगर डाइस थ्रोन किए तो उसका मतलब है कि इसके सैम्पल पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 में से कोई भी आ सकता है। जैसे आप सब्सिडी खेलते समय आपको अब ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो 100% आपको पता है कि 1 से लेकर 6 में कोई तो आने वाला है। ऐसा है कि 1 से आगे का आ सकता है, तो वो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। 1 to 6 अगर आता है, हमको पता है 1 to 6 आने वाला है, इसलिए हम जो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम्स जो होते हैं वो हम सैम्पल स्पेस में लिखते हैं। क्लियर। तो ये अगर 1 डाई इज थ्रोन आपको यहाँ पर सैम्पल स्पेस लिखना है। स्टैंडर्ड इतना ही एग्जांपल है, आपको याद रखना है, 2 मार्क के लिए पूछेंगे। 2 कॉइन टॉस करते हैं तो आपको क्या लिखना है, उसका सैम्पल स्पेस क्या आ सकता है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो अगर 2 डाइस हम साइमल्टेनियसली थ्रोन करते हैं तो देखो मेरे हाथ में 2 डाइस है, मैंने ऊपर फेंक दिया, क्या आ सकता है, पहले का 1 दूसरे का 1 आ सकता है, पहले का 1 दूसरे का 2 आ सकता है, पहले का 1 तीसरे का 3 आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, पहले का 1 दूसरे का 4 आ सकता है, पहले का 1 रह के 5 आ सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज ये पॉसिबिलिटीज है। अगर दूसरा केस में पहले का 2 आ सकता है, दूसरे का 1 आ सकता है, तो पहले का 1 2 दूसरे का 2, ऐसे आप 3 आपका 2 3 आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 6 लाइक दैट। यहाँ पर कितना आएगा, 6 1 6 2 दैट इज 6 6 आएगा।
मतलब यहाँ पर टोटल आउटकम्स या सैंपल पॉइंट्स अगर एन ऑफ एस करेंगे तो कितना आएगा, 36 आता है। यहाँ पर सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस, सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं, इसको काउंट करना है कितने यहाँ पर आउटकम्स हैं, इसको हम नंबर में काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इसको बोला जाता है, वो 6 है, ये 36 है। तो ये बेसिक एग्जाम्पल आपको आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है कि ये हो गया आपके बेसिकली, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रोबेबल आउटकम्स क्या है, सैंपल स्पेस को कैसे लिखना है, और ये बेसिकली कौन से एग्जांपल आ सकते हैं। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग्स आर देयर। नाउ इसमें भी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है, आपको प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना है। तो ये हो गया बेसिकली। नाउ अभी जो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसके हमको क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट 2 coins are tossed simultaneously such that the number of the head must be appear on the second, और head must be tail must be appearing, head must be appearing। ये आपको ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे फाइंड करना होता है, कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसी करनी है, तो उसको आपको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि एन ऑफ ए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलते। सपोज एनी इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि एन ऑफ एस आपके कितने हैं टोटल, जैसे कि यहाँ पर 36 है, ओके। ये हमने क्या किया, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस हमने साइमल्टेनियसली थ्रोन किया। सैंपल स्पेस लिखना कंपलसरी है। सैंपल पॉइंट्स कितने आ गए, 36 है। अभी इक्वेशन कैसे बोलते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सच दैट द नंबर appeared on the first or the sum of the numbers of the digit of the dice must be 5, 6, 7। तो आपको काउंटिंग करना है। अगर सपोज 5 बोला है तो 5 में क्या आ सकता है, 1 + 4 5 आएगा, यहाँ पर 2 + 3 5 आएगा, 4 + 1 5 आएगा। तो ऐसे काउंटिंग करना है आपको। तो वो इवेंट आपको लिखना होता है, आपको कैसे पता है कैसे लिखना है। तो मतलब बोला है एन ऑफ ए मतलब क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन दैट इवेंट। सो हम लिखते हैं कि लेट ए बी द इवेंट सच दैट, ए बी द इवेंट सच दैट, ठीक है, सच दैट द sum of the getting the sum of the first dice on the must be 2, or it may be prime number, it may be odd number, it may be even number, it must be more than 10, less than 10। जो भी आपके ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं तो आपका ये इवेंट बन जाता है। इवेंट बनने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर बोला कि सम 5 होना चाहिए तो कौन सा आ सकता है, यहाँ पर 1 और 4 आ सकता है। दोनों डाइस का अपर फेस का सम कितना होना चाहिए, 5 होना। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो 1 + 4 5 आएगा, या दूसरा 2 3 आएगा दूसरे रो में, यहाँ पर तीसरे में 3 2 आ सकता है, चौथे में 4 1 आ सकता है, ठीक है। 5 तो आएगा, 5 1 तो 6 होगा, 6 1 कुछ नहीं होगा, तो इतना ही है। क्लियर। तो कितना हो गया, एन ऑफ ए कितना होगा, यहाँ पर एन ऑफ 1 2 3 4 हो गए, 4 सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए, 4 है। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, इज इक्वल टू 4/36 होगा। इसको अगर डिवाइड हो सकता है तो 1/9 होगा, ठीक है, 4 9 जा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 1/9, मतलब 9 में से एक बार आपको प्रोबेबिलिटी उसका आ सकता है। इसलिए ये बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आपने बहुत पढ़ाई किया है और इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली 2-3 मार्क के लिए आते हैं। फेवरेट क्वेश्चन जो वहाँ पर बोर्ड के होते हैं वो कैसे है, मैं यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताऊँगा। एमसीक्यू के लिए एक याद रखना है कि आपको प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन द 0 इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर 0 to 1 होता है, देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 ही होती है, ये 1 से ज़्यादा नहीं होती है, 1 से 0 से कम भी नहीं होती है, ठीक है। यही एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ, डाइस का मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, अगर एक डाइस हमने थ्रोन किया है तो 7 उसमें आ सकता है क्या, नहीं है, तो इस इन दैट केस प्रोबेबिलिटी 0 है। और 7 से ज़्यादा मतलब दूसरे केस में अगर हम बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी, जैसे कि क्रिकेट मैच आपका है या आपका सपोज मैथ्स का सब्जेक्ट एग्जामिनेशन है, पेपर आपका 100 मार्क्स का है,
तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि मेरे को मैथ्स में 101 मार्क मिलेंगे, ठीक है, 100 ही मार्क होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज 0 to 1 बिटवीन लाइंग बिटवीन परसेंटेज में 100%, 0% और 100%। सो मिनिमम 0 प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, मैक्सिमम 1 ही होना चाहिए, इतना ही रेंज होता है। ये MCQ के लिए आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। परसेंटेज में करेंगे तो 0% इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी विच इज लाइज बिटवीन द परसेंटेज में ऐसा 100%, 101% कभी भी नहीं होता। 1.5 भी प्रोबेबिलिटी आपका नहीं है, 1.1 भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। करेक्ट, समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी ए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर MCQ में आता है। तो ये रैंडम अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट इवेंट्स क्या क्या होते हैं ये सब आप लोगों को पता है। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ बिकॉज दिस इज द वेरी वेरी बेसिक एंड सिंपल चैप्टर, यू नो दैट। नाउ अभी दूसरा इसमें जो फेवरेट एग्जाम्पल है जो होते हैं, ये एग्जाम्पल एक मैं देखता हूँ, देखो आपको बताता हूँ। यहाँ पर है टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पर आपको बोलते कि टीम फॉर्म करो। एक आधा ऐसा अगर एक रोल, एक डाइस रोल किया है और उसके साथ कॉइन भी टॉस किया है, तो ऐसे आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करने के लिए बोला जाता है। लेकिन बहुत बार मैंने एक देखा है कि ग्रुप फॉर्म करना है, 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स का ग्रुप फॉर्म करना है या टीम बनानी है, तो आपको उस केस में पता होना चाहिए कि वो कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो एक एग्जांपल उसका यहाँ पर है, तो मैं बताता हूँ आपको वो कैसा एग्जांपल यहाँ पर दिया है। यहाँ पर दिया देखो, फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म। मतलब 2 men दिया है और 3 men and 2 women, 3 men and 2 women दिया है और इसको आपको बोला है कि इसमें से आपको 2 लोगों की कमेटी फाइंड करना है। 2 person, 2 लोग होना चाहिए। तो 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, इसमें से एक लेडीज़ हो सकता है, एक जेंट्स हो सकता है, एक तो कोई भी हो सकता है। तो ये कंडीशन आपको दिया है कि इट कमेटी टू बी फॉर्म। द क्वेश्चन इज कंडीशन फॉर इवेंट ए दिया है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। देखो पहले तो आपको चीज़ है कि आपको 3 मेन है, 3 मेन के लिए आपको क्या लिखना है कि लेटर्स आपको सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। 3 मेन मतलब M1 M2 है, M3 है, दूसरा है W, 2 वुमन है, W1 है, W2 है। तो आपका सैम्पल स्पेस इस प्रकार से आपको लिखना है कि ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो क्या क्या होता है इन जनरल में लिखा है, तो हमको क्या करना है कि 3 मेन 2 person की कमेटी फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या हो सकता है अब यहाँ पर आपको बताना है अभी, ठीक है। देखो 3 मेन है, 3 मेन का मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक जनरल M1 M2 है और M3 है, और दूसरा है 2 वुमन है W1 और W2। क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये जो हम सैम्पल स्पेस में यहाँ पर लिखेंगे। तो बहुत है सिंपल, आप लोगों ने किया ही है। देखो पहला तो M1 और M2 को बनेगा, एक दो लोगों का बनाना है। तो पहला M1 M2 बन सकता है, दूसरा M1 के साथ M3 बन सकता है, तीसरा M2 के साथ M3 बन सकता है। ये हमने लिया। अभी दूसरा केस M1 M2 लिया, M1 M3 लिया है, M2 M3 लिया है, M3 M2 वही एक ही हो गया। दूसरा इसके साथ M1 के साथ वुमन हो सकता है दूसरा, उसके बाद M2 के साथ भी, M1 के साथ क्या क्या आता है M1 W1 आएगा, इसके बाद M1 W2 आएगा, इसके बाद M2 W1 आएगा, M2 W2 आ सकता है, यहाँ पर जो है M3 W2 आएगा और उसके बाद W1 W2 ये भी आएगा। तो इतने टोटल नंबर ऑफ, अगर हम सैम्पल स्पेस बनेंगे तो दोनों को कॉम्बिनेशन आपको बोला है कि दोनों को कॉम्बिनेशन करके क्या आएगा, तो ये कॉमन ए कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्लियर, M1 M2 M3। तो आपको यहाँ पर आपको बेसिकली वो सबको आता है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं। 3 रेड बॉल से 5 ब्लू बॉल से, तो कैसे निकालेंगे उसमें एक क्वेश्चन नीचे दिया होता है। 5 बॉयज़ है 3 गर्ल्स है, तो कैसे कमेटी फॉर्म होगा। ऐसे बहुत सारी सिंपल क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पर है NOPS, कितना है NOPS यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9। सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितना आएगा 9। तो ये लिखने के लिए आपको 1 मार्क यहाँ पर दिया जाता है बोर्ड में। अभी इसके नीचे क्वेश्चन है
कंडीशन फॉर ए, इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमन मेंबर। देयर कितना है, एक वुमन मेंबर होना चाहिए मिनिमम। तो सैंपल स्पेस में देख के मिनिमम वन कौन सा है तो उसका आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आते हैं, तो आपको देखना है, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस अभी आज कल पेपर है तो प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी की है, जस्ट गो थ्रू करो, ज़्यादा नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो। कोई भी यहाँ पर अभी नया पढ़ेंगे तो कोई भी कुछ भी उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है। वट एवर यू थ्रू आउट द ईयर आपने जो पढ़ा है उसको ही आपको आगे कंटिन्यू करना है, बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रोबेबिलिटी लेसन है यहाँ पर रिवीजन करके ख़त्म हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अभी मैंने वुमन और मैन का दिया है तो नाम चेंज करके या कोई प्लेसेस चेंज करके कोई भी कुछ भी पूछता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि ये होगा। तो कल का पेपर इजी ही होगा बहुत, मतलब आगे पिछले 3 पेपर के अगर हम बात करेंगे तो उस हिसाब से वो तो इजी भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रिपरेशन अच्छा करना है और टेम्परामेंट खोना नहीं है एग्ज़ाम में, शांत रहना है, दिमाग आपका शांत रहना चाहिए, कूल होना चाहिए उसमें। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। नाउ आपका नेक्स्ट जो लेसन है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग, और इस हमारे वन शॉट सीरीज़ का ये लास्ट लेसन है। बहुत सिंपल और बहुत इजी लेसन है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग में जनरली 6-7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा, तो कभी कभी MCQ में भी आता है, फाइंड द GST ऑन समथिंग इट इज़ गिवन दैट। अभी देखो क्या क्या है इसमें। फाइनेंशियल प्लानिंग जनरली जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसको ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जनरलाइज एक दिया है कि GST कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोई भी जैसे सपोज ये पेन है तो इसका कॉस्ट अगर सपोज 20 रुपये है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और इसमें सब इंक्लूड करके आपको ये 20 रुपये होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉस्ट इसका कॉस्ट 20 रुपीज़ है तो आपको जो मैन्युफैक्चरर है उसको आपको 20 रुपीज़ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो जब ये GST इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो बहुत सारे टाइप्स के टैक्स थे, सेस था, बहुत सारे वैट्स था, सरप्लस टैक्स था, बहुत सारे इनफाइनाइट टैक्स काउंट थे। लेकिन ये GST जब आया है, अभी इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, GST व्हेन GST वाज इम्प्लीमेंटेड, GST वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन द 1st of July 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ है पूरे देश में। 1st of July 2017 इस डेट से इम्प्लीमेंट हुआ है। कभी कभी पूछते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द ऑल द नेशंस, सबके लिए लागू यहाँ पर हमारा GST हुआ है। तो क्या क्या है GST में, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखो GST हमको इस लेसन में पढ़ना क्या है, तो हमको एक तो क्वेश्चन होते हैं कि इनवॉइस बनाओ। जैसे कि आप यहाँ पर डीमार्ट वगैरह जाते हो तो इनवॉइस आता है, कोई भी दुकान में जाओ उसमें इनवॉइस दिया जाता है। तो GST के अंडर गुड्स एंड सर्विस देते हैं, गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए टैक्स है। ठीक है, सर्विस जैसे आपको मिलता है, कोई भी चीज़ का सर्विसेज आप ले रहे हैं, जैसे कि आपके घर में टीवी है, आपने केबल कनेक्ट किया है या डिश कनेक्ट किया है, एक सर्विस प्रोवाइडर हम बोलते हैं उसको, दैट इज़ द सर्विस प्रोवाइडर। आपके घर में अमेजोन वाले आते हैं, फ्लिपकार्ट वाले आते हैं, दे आर गिविंग द सर्विस टू यू। तो वो सर्विस है। गुड्स क्या है, जब आप खाने जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो उसमें गुड्स आता है। तो हर एक चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। टैक्स का एक स्लैब होता है, टैक्स स्लैब आपको पता होना चाहिए। हर साल टैक्स स्लैब चेंज होते रहता है। ठीक है, तो खाने पीने की चीज़ें उसके ऊपर बहुत कम टैक्सेस रहता है, जनरली रहता नहीं है। जैसे कि जैसे गेहूँ है, ज्वार है वगैरह, ये तो उसमें ऊपर टैक्सेस वगैरह नहीं होता है। लेकिन जो पैकेजिंग फूड होता है उसके ऊपर टैक्स होता है, जैसे कि आप मैगी है, बिस्किट है और बहुत पैकेड फूड्स आइटम्स में हाई लेवल का टैक्स लगाते हैं, और विदाउट पैकेजिंग फूड में इतना टैक्सेस नहीं होता है। तो और सर्विसेज में भी, सर्विसेज जैसे कि गवर्नमेंट कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको घर में पानी आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आता है,
खाली इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करेंगे और उसका उनका उतना ही होता है ऐसा नहीं है। सपोज आपका लाइट बिल 500 रुपये महीने का होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कम अंडर द जीएसटी, तो उसका जीएसटी का रेट जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो आपको देना पड़ेगा। मान लो आपका 100 रुपये बिल आया है और गवर्नमेंट का जीएसटी रेट है 18%, तो वो 100 रुपये का सब आपका इलेक्ट्रिक बिल 100 रुपये है और जीएसटी का जो रेट है वो आपका 18% है, तो आपको 100 रुपये प्लस 100 प्लस 18 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। 100 रुपीज़ का 18% होता है 18 रुपीज़, तो आपको टोटल कितना 118 इतना बिल आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो देखो जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जीएसटी में दो टाइप के जीएसटी होते हैं, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी। ये आपका जीएसटी है। जीएसटी में एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हर एक जो भी यहाँ पर परचेस एंड सेलिंग यहाँ पर होता है, कोई भी गुड्स का और सर्विसेज का, या कोई भी आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है या गुड्स प्रोवाइड किया जाता है, उसमें हिस्सेदारी बराबर की होती है। जैसे कि स्टैंडर्ड जो खाने पीने की चीज़ें उसके 18% गवर्नमेंट में टैक्स लगाया है, या सर्विसेज है, टैक्स स्लैब अलग अलग है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग टैक्स होता है, तो दोनों को सेम टैक्स जाता है। जीएसटी जो भी कैलकुलेट होता है स्टेट के अंदर, तो 50-50% दोनों को होता है। इसको 50% जाएगा, इसको 50% जाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ पर 100 रुपये का कुछ तो लिया है, ठीक है, तो इसका 18% टैक्स हो गया। 100 रुपये हमने बिल पे किया तो 18% टैक्स हो गया, 18 रुपीज़ हो गया। 18 रुपीज़ में से 9 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को आएगा। तो ये टैक्स सिस्टम 50-50 होता है। कभी कभी देखो, अभी एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, अगर सेंट्रल जीएसटी का रेट या सेंट्रल जीएसटी का रेट 9% है तो एस जीएसटी का रेट क्या होगा। सो इफ द रेट ऑफ द सीजीएसटी इज 9%, व्हाट इज द रेट ऑफ द एस जीएसटी। एक मार्क के लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था। तो अगर 9% एस जीएसटी है तो ऑटोमेटिकली आपका सीजीएसटी कितना होगा, उतना ही होगा जितना एस जीएसटी है। एस जीएसटी और सीजीएसटी कितना होता है, सेम ही होता है। अगर 18% है तो 18 दोनों का ही होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली। अगर जीएसटी बोला है क्वेश्चन, आपको सपोज घुमा फिरा के पूछा, अभी जीएसटी का रेट आपको 18% दिया है और बोला है कि एस जीएसटी कितना होगा 9% होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा है, अगर एस जीएसटी 9% है तो सीजीएसटी कितना होगा, 9% ही होगा, दोनों का सेम ही रेट होता है। इसलिए एस जीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, एस जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जीएसटी अगर 18% है तो डिवाइडेड बाई 2 99%, दोनों का रेट कितना होगा, 99% होगा। तो जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया बेसिकली जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि आपको टैक्स इनवॉइस अगर क्वेश्चन में आता है, कभी कभी टैक्स इनवॉइस देते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। टैक्स इनवॉइस बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए यहाँ पर आपने देखा होगा जनरलाइज एक शीट आपने बहुत बार देखा होगा, तो उसमें सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर का इसका नाम वगैरह होता है, उसमें HSN कोड होता है, GSTN नंबर होता है। GSTN नंबर में आपको पहला क्या देखना है कि स्टेट का कोड 2 डिजिट में होना चाहिए। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के लिए स्टेट कोड कितना है, 27 है, तो GSTN नंबर आपको लिखना है, GSTN नंबर, ठीक है। 15 डिजिट GSTN नंबर होता है। तो आपको पहले 2 यहाँ पर नंबर लिखना है, स्टेट कोड, पहला तो स्टेट कोड है। उसके बाद ये पैन नंबर होता है, यहाँ पर पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर हर एक कंज्यूमर को, हर एक जो ओनर होता है, कोई भी जिसका दुकान है, कुछ भी है, हर एक को डिस्ट्रीब्यूटर हो या सप्लायर हो उसको दिया जाता है। आपका कौन सा नंबर होता है, GST नंबर होता है, GSTN नंबर। तो टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए आपका ऐसा एक फॉर्मेट होना चाहिए टैक्स इनवॉइस का। यहाँ पर जो भी है सप्लायर या रिसीवर दोनों का दिया है। अगर ये सप्लायर है और यहाँ पर रिसीवर है, दोनों का आपको यहाँ पर नाम एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो GSTN नंबर यहाँ पर लिखो, यहाँ पर डेट वगैरह लिखो, कौन से डेट का बिल है, GSTN नंबर इस साइड लिखना है। और यहाँ पर जो भी आपके आइटम्स यहाँ पर हैं,
ठीक है। यहाँ पर सीरियल नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर। यहाँ पर जितने भी आइटम्स यहाँ पर है 1 2 HSN कोड होता है, हर एक दुकानदार को दिया जाता है, तो HSN कोड लिखो। इसके बाद आइटम्स क्या क्या है आपके, मतलब यहाँ पर सपोज बिस्किट है, यहाँ पर है वाटर बॉटल है, जो भी है। क्वांटिटी कितना है, 1 है 2 है, कॉस्ट क्या है उसका, इतना भी। एक भी सपोज 10 क्वांटिटी है तो टोटल कितना होगा, एक का कॉस्ट कितना है 10 है, टोटल का 100 रुपीज़ होगा। तो ऐसे यहाँ पर 20 जो भी है। अभी GST कितना लगाया गवर्नमेंट ने, यहाँ पर GST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है, ये सब टेबल आपको बनाना है और ये इनवॉइस आपको भेजना है। तो इनवॉइस आपको देना होता है, जैसे यहाँ पर एक इनवॉइस दिया, मैं आपको बताऊँ सप्लायर का नाम और ये सब कुछ आपको यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन करना होता है। तो ठीक है, ये होगा इनवॉइस बनाना। GST नंबर आपको सबको पता होता है, HSN कोड जो दिया जाता है, ये सब कुछ चीज़ें आपको मेंशन करना है, और GST रेट भी दिया होता है। तो अकॉर्डिंगली GST रेट आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके इनवॉइस बना के दिखाना होता है। तो सिंपल है इनवॉइस बनाना, इसमें कोई बढ़िया बात नहीं है। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया लेसन का। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है, दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक देखो, कोई भी जो आपका प्रोडक्शन होता है हमारे कंट्री के अंदर, तो हर एक चीज़ के लिए 2-3 चीज़ें, जैसे कि पेन बनाने की कंपनी है या मार्कर बनाने का कंपनी है, तो वो क्या हो गया आपका जो मैन्युफैक्चरर, 2-3 चीज़ें होती हैं। मतलब यहाँ पर जो GST चेन जो होता है, आपको GST ट्रेडिंग मतलब GST चेन है, कैसे कैलकुलेट होता है GST में, अगर चेन में अगर होता है तो GST गवर्नमेंट को कैसे देना पड़ता है अल्टीमेटली। पहला आपका मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। दूसरा उसको बेचने वाला, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर या होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर को बेचेगा। तो ऐसे एक चेन होता है। मतलब GST ट्रेडिंग करने का, GST का जो GST ट्रेडिंग चेन में जो होता है, जो भी व्यापार चलता है GST इन ट्रेडिंग चेन, उसमें एक कंपोनेंट होती ही है। तो स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरर करेगा, वो होलसेल इसको बेचेगा, रिटेलर को आएगा, लास्ट एंड पॉइंट जो कंज्यूम करने वाला है वो आएगा कंज्यूमर के पास। तो इसमें हर एक स्टेप पे आपको क्या करेगा, GST देना पड़ेगा। तो इसमें होता है आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स होता है और ITC होता है, 2 चीज़ें आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब GST जो पेएबल है, GST पेएबल, इसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट क्रेडिट, या आपको ITC लिखना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, देखो बहुत बार ये फॉर्मूला हमको GST हर एक चेन के अंदर आपको पे करना होता है, लेकिन हमको ये याद रखना है कि GST हमेशा कंज्यूमर के ऊपर ही आता है। जितने भी GST कैलकुलेट करते हैं कि हमेशा कंज्यूमर को ही देना पड़ता है। ओके, मैन्युफैक्चरर ने अगर होलसेलर को कोई चीज़ सपोज यहाँ पर सेल किया है, एक सपोज 200 का एक सपोज ये पेन है 200 का, इसका रेट है 200 रुपीज़ और इसके ऊपर GST 18% है। तो गवर्नमेंट को ये कितना जाएगा, सपोज यहाँ पर गवर्नमेंट आपका बैठा है, तो गवर्नमेंट को उसको कितना देना पड़ेगा, 218, मतलब 18 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, उसमें से GST आप एक काउंट कर लो। ठीक है, अगर ये होलसेलर को बेचेगा तो ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया है, सेल किया है, तो ये भी देगा, ये भी होलसेलर क्या करेगा, आगे वाले से लेगा, रिटेलर आगे वाले से लेगा। मतलब इस हर एक चेन में कंज्यूमर ही ये हमेशा टैक्स क्या करता है, जो GST होता है वो पेएबल होता है। कंज्यूमर इट इज़ गिवन टू द पेएबल, मतलब हमेशा कंज्यूमर के ऊपर ही GST पे करना होता है। खाली वो इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट का माइनस करके हमेशा GST कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा। ये आपने ऑलरेडी सीखा है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि ये GST ट्रेडिंग चेन में कैसे होता है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला है GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एक एग्जांपल है, देखो एक बेसिकली एग्जांपल यहाँ पर एक लेते हैं हम। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स एक दिया है 1,00,000
एक टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, इनपुट टैक्स आपको दिया है 85,000 दिया है और उसका परसेंटेज जो दिया है जीएसटी का 5% दिया है। तो इनपुट टैक्स आईटीसी आपको दिया है 85,000 दिया है और जो परसेंटेज जीएसटी का परसेंटेज है वो 5% जीएसटी एप्लीकेबल है। एक एग्जांपल है मल्होत्रा परचेज सोलर पैनल्स, ऐसा आपने ये पढ़ा होगा। तो इसका आपको इनपुट टैक्स निकालना है। इनपुट टैक्स निकालने के लिए इनपुट आईटीसी निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है। देखो 85,000 क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 85,000 शी सोल्ड देम टू फॉर 90,000 द रेट ऑफ द जीएसटी इज 5%। फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय हर। ओके, दिस इज द एग्जांपल। तो यहाँ पर आईटीसी दिया नहीं, आईटीसी हमको फाइंड करना है। यहाँ पर क्या दिया है कि टैक्सेबल वैल्यू दिए है, ये जो है आपका टैक्सेबल वैल्यू है और जीएसटी दिया है। तो आपको आईटीसी फाइंड करना है। आईटीसी फाइंड करने के लिए क्या होगा, इसका आपको जो टैक्सेबल वैल्यू है उसका जीएसटी 5% ऑफ 85,000 निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो 5% ऑफ 85,000 क्या होगा, 5/100 इंटू 85,000 है, ऐसा है। क्लियर। तो ये 2 0 यहाँ पर कट हो गए, तो आपको जो भी आएगा 5 × 850 करेंगे तो आईटीसी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जो भी टैक्सेबल वैल्यू के इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है 4250। क्लियर, 4250 जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय हर। अभी दूसरा क्या है कि उन्होंने सेल भी किया है 90,000 को। अगर सेल किया है तो उसका आउटपुट टैक्स भी आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सोल्ड किया है 90,000 को, अगर कोई भी सेल कर दे तो उसका आउटपुट टैक्स आपको आएगा। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू, इसका भी रेट 5% है तो 5/100 इंटू 90,000 ऐसा आपको आने वाला है। 0 0 2 0 कट हो गए, यहाँ पर है 5 9 45 4500 4500 है। ठीक है। तो अभी जो हमको जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला है यहाँ पर जीएसटी पेएबल, तो कितना उसको देना पड़ेगा, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स कितना है 4500 माइनस आईटीसी कितना है 4250, तो 250 इसको जीएसटी कितना देना पड़ेगा 250 रुपये का जीएसटी उसको देना पड़ेगा। इस प्रकार से ऐसे एग्जाम्पल बनते हैं, ये आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। क्लियर। जीएसटी पेएबल कैसे निकालना है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिस किया है। इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है। जीएसटी कोई भी सेल किया है या कोई भी परचेज किया है, इस केस में क्या था, टैक्सेबल वैल्यू जो परचेज किया है 85 है, सेल किया 90,000 में, तो इस चीज़ का आपको जीएसटी निकालना था। तो इस वे से हम बहुत अच्छे वे से निकाल सकते हैं। दिस इज द बेसिक एग्जांपल, वी नो दैट इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। नाउ दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है शेयर मार्केट के बारे में, दूसरा आपका नेक्स्ट आता है कि शेयर मार्केट उसमें क्या क्या होता है, और इन शॉर्ट मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसमें कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसमें जीएसटी कैसा लगता है। देखो जीएसटी शेयर मार्केट पहले क्या समझते हैं। शेयर मार्केट में क्या क्या होता है। शेयर मार्केट ऐसी यहाँ पर एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर कोई भी जो सपोज कोई किसी ने कंपनी इस्टेब्लिश किया है, तो कोई उसका उसको क्या बोलते हैं वो, अगर आपको कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है, तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए आपके पास ओनर्स होते हैं, सपोज 2-4 ओनर्स है, तो उस कंपनी के शेयर्स आप क्या करेंगे, अगर आपको मार्केट से पैसा उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कंपनी के जितने भी शेयर्स है उसको डिवाइड करके आपको सेल करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट क्या, शेयर मार्केट होता है, उसको स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट बोलते हैं। शेयर मार्केट क्या होता है, एक जनरली शेयर का सेलिंग एंड बाइंग करने के लिए एक ऑथराइज्ड सिस्टम है जो सेबी ने फॉर्म किया है। तो ये यहाँ पर हम बाइंग और सेलिंग करते हैं शेयर का। तो शेयर मार्केट कोई भी कंपनी अपनी कंपनी लिस्ट कर सकती है शेयर मार्केट में, तो वो मार्केट से पैसा उठा के आप वो कंपनी को ग्रो करने के लिए वो यूज़फुल करते हैं। सपोज कोई भी हम जैसे लोग वो शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब क्या है, उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं।
शेयर मतलब क्या होता है कि जो कंपनी ने प्राइस रखा है, जो फेस वैल्यू होता है कंपनी का, उसको हम बोलते हैं शेयर। जो शेयर का, और शेयर का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट होता है। तो वो जो ओनर है कंपनी के, वो फाउंडर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, और सेबी के थ्रू ये डिसाइड हो जाता है कि कंपनी का शेयर कैसा होना चाहिए। जैसे कि आजकल आईपीओ बहुत आते हैं, तो आईपीओ में वो डिसाइड लोग करते हैं कि फेस वैल्यू क्या होना चाहिए उस चीज़ का। तो फेस वैल्यू एक शेयर का वो डिसाइड वहाँ पर हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी सपोज 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू फिक्स वैल्यू रहता है। मतलब जो फर्स्ट वैल्यू जहाँ पर जब लिस्ट किया जाता है वही फेस वैल्यू रहता है। और डिविडेंड वगैरह जो होता है वो मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप क्या है पहले। तो फेस वैल्यू जिस शेयर मार्केट में लिस्ट करने के बाद, करने से पहले जो होता है वो आपको होता है फेस वैल्यू। ठीक है, शेयर का फेस वैल्यू। शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? जो वो शेयर परचेस करते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर एक पार्ट ओनर ही होता है कंपनी का, छोटा सा ओनर। क्लियर? मतलब जितने भी शेयर्स उतने लिए, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी और दिस इज द ओनर ऑफ द कंपनी। फेस वैल्यू। अभी कोई भी शेयर अगर हम स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं तो लिस्ट करने के बाद उसका मार्केट वैल्यू होता है। पहला जो क्या था? फेस वैल्यू था। लिस्ट करने के बाद उसका क्या होता है? मार्केट वैल्यू हो जाता है। तो कोई भी शेयर फेस वैल्यू उसका 100 है और मार्केट में जाने के बाद वो वैल्यू बढ़ता है, कम होता है, उसके ऊपर सपोज इसका शेयर वैल्यू कितना हो गया? 110 रुपये हो गया। वैल्यू चेंज होने के बाद जो आपको देखो मार्केट में वैल्यू आपका बढ़े, जब लिस्ट होता है मार्केट में तो फेस वैल्यू के ऊपर नीचे वैल्यू हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। जहाँ पर बाइंग सेलिंग ज़्यादा, बाइंग होता है सेलिंग होता है तो वो वैल्यू फ्लक्चुएट रहता है हमेशा। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। वो ज़्यादा कम होने के बाद क्या होता है आपको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ये चीज़ें आपको याद रखना है। मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। अभी 3 क्राइटेरिया होते हैं। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब मार्केट वैल्यू आपने लिस्ट किया था 100 रुपीज़ में, लेकिन उसका जैसे ही मार्केट में लिस्ट डाला है उसका वैल्यू 110 रुपये हो गया, इसका मतलब आपका शेयर एट प्रीमियम हो गया। शेयर एट क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। प्रीमियम मतलब प्रॉफिट में आ गया आपका शेयर, 10 रुपये आपको प्रॉफिट में हो गया। क्लियर? अगर सेकेंड केस इसमें है, अगर मार्केट वैल्यू और शेयर वैल्यू दोनों भी इक्वल है, मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों को इक्वल है, तो क्या होता है कि शेयर एट पार बोलते हैं उसको, मतलब इक्वल है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों भी सेम है। तीसरा केस होता है कि अगर मार्केट वैल्यू अगर लेस देन है फेस वैल्यू से, तो शेयर एट डिस्काउंट मिलेगा आपको, शेयर एट डिस्काउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज टाटा स्टील का एक शेयर है, मैंने 100 रुपये में, मतलब अभी मार्केट वैल्यू, शेयर जो परचेस होता है वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है, हमेशा याद रखना है। परचेसिंग ऑफ द शेयर और सेलिंग ऑफ द शेयर इज ओनली एट द मार्केट वैल्यू, नॉट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के ऊपर कुछ नहीं होता है, मार्केट वैल्यू के लिए होता है। तो इसलिए याद रखना है कि मार्केट वैल्यू जो आपको शेयर आप परचेसिंग करेंगे या आपने इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो नंबर ऑफ शेयर आपने कितना लिए है इसके ऊपर आपका सम इन्वेस्टेड आपको निकलेगा। तो हमेशा शेयर जो होता है मार्केट वैल्यू पे आप परचेस करते हैं। तो मान लिए कि सपोज आज मैंने टाटा स्टील का लिया, एक शेयर लिया, सपोज 100 रुपये को लिया, और 10 दिन के बाद वो क्या हो गया? 110 रुपये हो गया। मतलब मेरे को क्या हुआ? एक शेयर के पीछे 10 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। ऐसे नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा रहेंगे तो नंबर ऑफ प्रॉफिट जो होने वाला है वो मेरे को ज़्यादा होने वाला है। इसलिए मतलब मेरा शेयर क्या हो गया? प्रीमियम चला गया। फेस वैल्यू के ऊपर मैंने 100 रुपये लिया था तो उसका 110 हो गया, तो प्रीमियम शेयर हो गया। इक्वल है तो मतलब कोई चेंज नहीं, एज इट इज़ पार है, और लेस देन है तो डिस्काउंट है। देखो अगर फेस वैल्यू कम है कोई, अगर वो कम फेस वैल्यू से भी कम हो गया शेयर, मतलब आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, आपका शेयर का वैल्यू बहुत कम हो रहा है। कंपनी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स शेयर लेने वाले हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि आप इसको कम प्राइस में उसको परचेस कर सकते हैं। तो देखो अभी ये सब चीज़ें हो गए, बेसिकली शेयर मार्केट में होता क्या है, कैसे परचेस और सेल किया जाता है। तो जो भी प्रोसेस यहाँ पर है, मतलब आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में से शेयर खरीद नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पर ब्रोकर्स वगैरह होते हैं। आगे ब्रोकर का कंसेप्ट है, हम यहाँ पर ब्रोकर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं कि इसमें आपको कैसे यहाँ पर शेयर मार्केट में
चलता है कि प्रोसेस। तीन चार चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है। पहला है नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करना होता है। नंबर ऑफ शेयर्स होता है मतलब सपोज नंबर ऑफ शेयर्स कितना लिया है आपने कितना पैसा लिया है, सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय आपका जो प्राइस है या फेस वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे कितना प्राइस है उसका, ये इसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ शेयर मिलेगा। या आपको सम इन्वेस्टेड फाइंड करना है तो दूसरा फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड फाइंड करना है तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपको दूसरा फॉर्मूला मिल जाता है। बहुत बार क्वेश्चन फाइंड ऐसे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर होता है डिविडेंड होता है, हमेशा याद रखना है डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड ऑलवेज पेज ऑन फेस वैल्यू के ऊपर ही डिविडेंड दिया जाता है। अभी डिविडेंड क्या है देखो, डिविडेंड जो है जो सपोज टर्नओवर एक हाथ कंपनी का कुछ साल का है तो कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उनको पर शेयर कुछ तो देती है, मतलब डिविडेंड पर शेयर देती है। जो भी प्रॉफिटेबल अमाउंट है उसका कंपनी डिसाइड करते हैं कि उनको देना है, मतलब डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड मतलब होता है जो प्रॉफिट हुआ है उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिविडेंड जो होता है डिविडेंड पर शेयर होता है, डिविडेंड पर शेयर एक कंपनी डिसाइड करती है कि कितना देना है। फॉर एग्जांपल 0.1% देना है, 0.2% देना है, 0.5% देना है। सो कंपनी विल डिसाइडेड हाउ मच डिविडेंड हैव टू गिव टू द पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड पर शेयर निकाल दिया होता है तो टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा आपको निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू एक शेयर के लिए कितना है तो वो मार्केट वैल्यू के ये क्या होता है कि आपका यहाँ पर डिविडेंड जो पर होता है यहाँ पर फेस वैल्यू पे दिया जाता है। क्लियर, डिविडेंड पर शेयर फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। तो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, यह फेस वैल्यू जितना भी दिया है इनटू परसेंटेज आपका है 0.1/100, मतलब इसके ऊपर आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिविडेंड पर शेयर। और टोटल डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिविडेंड फाइंड करने के लिए टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय आपके नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे तो आपको टोटल मिलेगा। अगर एक शेयर के पीछे अगर मेरे को 1 रुपया मिल रहा है तो 100 रुपये के पीछे कितना मिलेगा, एक नॉर्मल कैलकुलेशन है तो ये आपको होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद होता है कि रेट ऑफ रिटर्न, कभी कभी बोलते हैं कि ROR फाइंड करो, रेट ऑफ रिटर्न में होता है कैसा, टोटल सम इन्वेस्टेड आपने कितना सम इन्वेस्टेड कितना किया है और आपको डिविडेंड टोटल डिविडेंड कितना मिला है मल्टीप्लाई बाय क्या होता है कि 100 होता है, टोटल डिविडेंड सम इन्वेस्टेड। तो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी आपको देखो, आपने कुछ तो अमाउंट मार्केट में डाला है, सपोज आपने 1 लाख रुपए डाला है, 1 लाख रुपए का आपको 1,10,000 हो गया, 1,20,000 हो गया। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि कंपनी एक जनरलाइज वे होता है कि ए पर्टिकुलर टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है या आदित्य बिरला कंपनी है, तो ऐसे कंपनी कितना जो आपके शेयर होल्डर्स है उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना देती है। तो अगर ए रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है तो डिविडेंड कितना देती है पता होना चाहिए, डिविडेंड पर शेयर है, टोटल इन्वेस्टेड कितना है। तो अगर ऐसा होता है तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाकी लोगों के लिए आसानी होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ROR निकालना इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ROR का, तो आपको इस हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल डिविडेंड रिसीव्ड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 या सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, ये ROR का फॉर्मूला है। ये इंटू 100 है, इसका मतलब जो भी मिलेगा आपको ROR परसेंटेज में आता है। ठीक है, जो भी निकलेगा ये क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स, सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड, टोटल डिविडेंड एंड रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको पता होना जरूरी है। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देखते तो आपको पता होना चाहिए कि कितना है। ठीक है, जान दो, इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी GST लगा देते हैं, ऐसा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द एग्जाम्पल। बहुत सारे सिंपल है, आप इसके ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा शेयर को कैसे परचेस करना है, शेयर को
मार्केट में कैसे लिस्ट किया जाता है, हम उसको परचेस कैसे करते हैं, उसमें डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड किसके ऊपर होता है, उसके फॉर्मूलेस क्या क्या है, ये सभी चीज़ें आपने यहाँ पर डिस्कस किया। देखो अभी ये जो शेयर मार्केट होता है, ये आप डायरेक्टली कोई भी शेयर मार्केट से हम निकाल नहीं सकते हैं। अगर शेयर कोई भी मार्केट से डायरेक्टली हम परचेस नहीं कर सकते, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली कोई भी पर्सन डायरेक्टली मार्केट से शेयर ले नहीं सकता है। इसके लिए हमारे पास ब्रोकर्स होते हैं। आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने ये भी छोड़ा है, ऐसा नहीं है। ब्रोकरेज हमको फाइंड आउट करना होता है हर एक स्टेप के ऊपर। मतलब ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो बिल्डिंग्स है या पर कोई प्रॉपर्टी का सेलिंग वगैरह होता है तो ब्रोकर होते हैं, दलाल बोलते हैं इसको हम, बीच में जो लोग होते हैं। तो क्या होता है कि कंपनी में क्या होता है, जो ब्रोकरेज निकालते, ब्रोकरेज हम देते हैं। मतलब मेरे को अगर कोई कंपनी का शेयर लेना है तो डायरेक्टली हम ऐसे नहीं ले सकते। मतलब एक सेबी के ऑथोराइज पर्सन होता है या कोई ऑथोराइज कंपनी होती है, उसके थ्रू ही हम उसका बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ऐसा पर्सनल कोई भी ले नहीं सकता है। वो लिस्टेड होते तो ब्रोकर के थ्रू हम क्या करते, वो बाइंग और सेलिंग शेयर का करते। तो जो भी हमने यहाँ पर शेयर लिया है या उसको शेयर को बाय करना है या सेल करना है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि ब्रोकरेज होता है। तो ब्रोकर्स होते हैं उसको। ब्रोकर्स क्या है, एक पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कर सकते, जैसे कि आप अप स्टॉक्स अभी देखते हैं, एड में जेरोदा आता है, एफ स्टॉक्स आता है। एक क्या है आपके, या एंजल वन है, ये ब्रोकर्स है। ठीक है, ब्रोकर वो ऑथोराइज ब्रोकर है जो वहाँ पर सेबी से ऑथोराइज है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रोकरेज ले सकते हैं। तो ब्रोकरेज में क्या है, हर एक चेन पे आपको क्या करना होता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है। ब्रोकरेज कम्स अंडर जीएसटी। जैसे कि मैंने शेयर लिया है या परचेज किया है, सेल किया है, हर एक के ऊपर जीएसटी लगने वाला है। तो ब्रोकरेज परसेंटेज हमेशा रहता है, वो ब्रोकर का परसेंटेज अलग है और जीएसटी परसेंटेज अलग है। दोनों अलग अलग आपसे ही निकालते हैं। ठीक है, हमने शेयर देखो सपोज एक शेयर मैंने परचेस किया, तो परचेस करते समय सपोज ब्रोकरेज उसका 0.1 चार्ज परसेंट, सपोज ब्रोकरेज चार्जेस है 0.1%, सपोज यहाँ पर या 1% पकड़ लो अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 1% अगर मैंने 10,000 के शेयर्स यहाँ पर परचेस किए, तो 10,000 के ऊपर 1% है, तो मेरे को 100 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। 1% के हिसाब से क्या होता है, 100 रुपये मेरे को ब्रोकरेज किसको देना पड़ेगा, ब्रोकर को देना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बाइंग कर रहे, सेल क्या करें, बाय करें, कोई भी शेयर होता है उसको हम बाय करें, तो मतलब मेरे को कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 10,100 रुपीज़ टोटल अमाउंट मेरा जाएगा। तो जब हम बाय करेंगे तो भी हमको देना है, और सेल करेंगे सपोज 10,000 का मेरा 20,000 हो गया, जब सेल करेंगे तो भी गवर्नमेंट को टैक्स, तब भी ब्रोकरेज को देना है, और ब्रोकर्स को देने के बाद वो जीएसटी भी उसके ऊपर देना है। तो सभी पैसा ये जो होता है ना, हमसे ही सब निकालते हैं, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे होता है ये हमको यहाँ पर देखना है। बाइंग करते समय भी हमसे लेते हैं, सेलिंग करते समय भी हमारा ही जाता है। इसलिए बाइंग और सेलिंग में हर एक परसेंटेज होता है, ब्रोकरेज का परसेंटेज अलग है, और ब्रोकरेज पर शेयर निकालना आपको पड़ता है। ब्रोकरेज पर शेयर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। ब्रोकरेज सपोज एक ऐसे अभी जस्ट बताया था वैसे ही फॉर्मूला, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट उसमें कुछ नहीं है। नाउ जीएसटी पर शेयर भी यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 200, इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब एक शेयर 200 रुपये का है, तो 200 रुपये का एक शेयर है और ब्रोकरेज परसेंट 0.3% है, तो एक शेयर मेरे को कितने को पड़ा ये आपको निकालना है। तो इसका 200 का 0.3% निकालना है तो आपको आएगा। ये बेसिकली 2 मार्क के लिए एग्जाम्पल आता है, इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो इस प्रकार से देखो ये शेयर वगैरह फाइंड आउट करने, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस विच आर बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। अभी ब्रोकरेज पर शेयर हो गया, अभी दूसरा यहाँ पर एक एग्जाम, ब्रोकरेज पर शेयर होता है एंड जीएसटी रेट भी पर शेयर होता है। अगर यहाँ पर 200 रुपये का 0.3 से हम निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, तो 0.6 मतलब एक शेयर का मेरे को कितना मिला है, 0.6 रुपीज़ देना पड़ेगा या 60 पैसे देना पड़ेगा। तो 200 रुपये मार्केट वैल्यू 200 रुपये थी, तो एक शेयर मेरे को कितना पड़ेगा, 200.60 पड़ेगा, इतना पड़ेगा।
और इसके ऊपर जीएसटी भी लगाना पड़ेगा, इसके जीएसटी का रेट अलग दिया जाता है। तो वो बोलेंगे कि ब्रोकरेज रेट दिया है या जीएसटी रेट दिया है तो टोटल कितना होगा, तो पहले आप ब्रोकरेज पर शेयर निकालो। जैसे कि ब्रोकरेज पर शेयर 0.6 आया है तो वो शेयर मेरे को कितने को पड़ा, 200.60 को पड़ा। इसके ऊपर जीएसटी अगर उन्होंने 0.5 0.10% दिया तो इस हिसाब से उसका कितना हुआ। एक टोटल हर एक स्टेप में आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो ऐसे जो शेयर मार्केट है ऐसे चलता है, बाइंग एंड सेलिंग जहाँ पर चलती है वहाँ पर उसको ही बोलते हैं स्टॉक मार्केट। और जो बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स का जिसके थ्रू चलता है उसको बोलते हैं हम ब्रोकर्स। ओके, और हर एक स्टेप पे आपको हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको ब्रोकरेज का परसेंटेज देना पड़ता है और उसके ऊपर आपको जीएसटी भी पेएबल देना पड़ता है। तो ऐसे ही है। जैसे उसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है वो तो बेसिक है। म्यूचुअल फंड्स भी जैसे कि हम शेयर होल्डर के लिए शेयर मार्केट होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड्स के लिए वो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एएमसी रहता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी उसको बोलते हैं एएमसी। तो यहाँ पर जो भी होते हैं, जैसे शेयर हम परचेस करते हैं तो एक शेयर को शेयर बोलते हैं। एक शेयर हमने परचेस किया कंपनी का, बाइंग किया तो शेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड्स लेने के बाद उसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट्स, इतने यूनिट्स हमने परचेस किया है। ये भी कंपनी हम म्यूचुअली कर सकते हैं, पर्सनली होता है, या बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे कंपनी के हैं तो उसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। उसके ऊपर एक फिक्स, ये म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, हम जैसे लोग होते हैं उनका पैसा कलेक्ट करते हैं और निफ्टी 50 में डाल देते हैं, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न जितना होता है उस हिसाब से आपको मिलता है। तो अच्छा है, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह होता है। म्यूचुअल फंड्स में SIP इंपॉर्टेंट है। SIP मतलब है, SIP क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हम SIP सपोज मैंने महीना 1000 रुपये मेरे को म्यूचुअल फंड मैंने लिया है, तो एक क्या करेंगे, सपोज ICICI वाले उनका म्यूचुअल फंड्स है तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को ऐसे पैसा कलेक्ट करेंगे और निफ्टी 50 जो टॉप के 50 कंपनी है उसमें वो डालेंगे। तो टॉप 50 कंपनी का वो एवरेज एक साल में कितना देते हैं उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो जनरली 15-20% रिटर्न आता है SIP में अगर करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए 10-12% 100% आता है। तो म्यूचुअल फंड अच्छा होता है अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न बाकी सभी चीज़ों से आपसे मिलता है। तो ये हो गया थ्रू आउट द चैप्टर। पूरा चैप्टर मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, इतना एग्जाम्पल लेना पॉसिबल नहीं है। आप जस्ट गो थ्रू करो इस चीज़ें से, आपको 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पार्ट 2 में जो 1 शॉट लेक्चर है यहाँ पर, इस सीरीज़ यहाँ पर फिनिश होता है। आप एग्ज़ाम को प्रॉपरली अच्छी तरह से लिखने हैं, कोई भी मिस्टेक, माइनर मिस्टेक करना नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, अच्छे मार्क्स आपको 100% आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर examination।